अश्विनी जी, आपका बहुत स्वागत है फिर से एक बार इस पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसको आम जनता तक पहुँचाना बहुत मुश्किल था, वो आपके माध्यम से पहुँच रही हैं। यू आर डूइंग ए ग्रेट नेशनल सर्विस। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके सारे मैं व्यूअर से कहूँगा कि आपको और भी सपोर्ट करें। थैंक यू जी। इसी तरीके से अल्टीमेटली हम आप जो कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारा कुछ डिपेंड करता है व्यूअर्स के ऊपर जी बिल्कुल, कि वो उसको कितना स्प्रेड करते हैं, कितना वो प्रोपोगेट करते हैं, कितना आगे फैलाते हैं। तो बहुत बहुत आभार। थैंक यू अश्विनी जी। तो अश्विनी जी, आज हम डिस्कस करेंगे कि भारत में क्या क्या बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम्स है प्लीज़ बताइए। बहुत प्रॉब्लम्स है हम जानते हैं, लेकिन मेन टॉप इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स क्या क्या है? देखिए, पहली बात तो भारत को बर्बाद करने में सबका हाथ है। सबका हाथ शामिल है हिंदू और हिंदुस्तान को बर्बाद करने में। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और खबरपालिका। संसद में समस्याओं पे चर्चा हो रही है, मूल कारण स्थायी समाधान पे कोई बात नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी समस्याओं की बात हो रही है, मूल कारण स्थायी समाधान की बात नहीं हो रही है। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, न्यूज चैनल, शाम को रोज डिबेट हो रही है, लेकिन किसी भी एक प्रॉब्लम के रूट काज क्या है, उसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। संविधान की खूब बातें हो रही हैं, संविधान की शपथ ली जाती है, संविधान दिखाया जाता है। हर साल 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर को माला फूल भी चढ़ाया जाता है जी। लेकिन संविधान में लिखा क्या है, कितना लागू हो गया, कितना और लागू करना है, और संविधान निर्माताओं की मंशा क्या थी, उसके हिसाब से संविधान का इंटरप्रिटेशन नहीं हो रहा है। आज भी हमने हेट स्पीच को डिफाइन नहीं किया। आज भी हमने धर्म और रिलीजन के डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द धर्मा एंड व्हाट इज द रिलीजन। देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन धर्मा एंड रिलीजन। धर्मा यूनाइट्स, रिलीजन डिवाइड्स। धर्म जोड़ता है, मजहब तोड़ता है। जी। दुर्भाग्यवश हम धर्म को रिलीजन को धर्म मान के बैठे हुए। संविधान के प्रियम्बल का पहला शब्द है सोवरेन। सोवरेन का मतलब वी आर ए संप्रभु, हम संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभुता का मतलब ये होता है अभिजीत जी, न गुलामी का नाम हो, न गुलामी का निशान हो, न गुलामी की कुरीतियां हो, न गुलामी की कुप्रथाएं हो। गुलामी के नाम आज भी चल रहे हैं, गुलामी के निशान काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला आज भी बना हुआ है। गुलामी की कुरीतियां, 3 तलाक, हलाला, मुताह, मिस्यार, तहर्रुस आज भी चल रहा है। गुलामी की कुप्रथाएं खूब चल रही हैं। सबसे ज्यादा तो आपको आश्चर्य होगा, आप तो फ्रीक्वेंट ट्रेवल करते हैं, आप फ्लाइट के ऊपर लिखा रहता है VT। जी, VT क्या है? VT मतलब विक्टोरिया टेरिटरी। माय गॉड। जहां जहां अंग्रेजों का रूल था वहां उन्होंने हर जगह कोड रखा VT। बांग्लादेश आजाद हुआ, उसने VT बदल लिया। पाकिस्तान आजाद हुआ, उसने VT बदल लिया। भूटान, मॉरिशस, फिजी, जितने भी कॉलोनीज थी अंग्रेजों की, सबने VT चेंज कर दिया। लेकिन हम अभी भी हम अभी VT कर रहे हैं। हमारे साथ आज समस्या क्या है कि अगर हमने 1950 या 60 तक ले लिया होता तो हमें मिल गया होता। उस समय हमने लिया नहीं। हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हम BT ले, भारत टेरिटरी, या BH ले, भारत का शुरू का 2 लेटर, क्योंकि 2 ही लेटर का लेना होता है। आज की डेट में ना BT बचा है ना BH बचा है। अच्छा, चला गया। एक को भूटान ले गया, एक को बांग्लादेश ले गया। हम चाहते 1950 में ले सकते थे, हमने नहीं लिया। तो ये संविधान के नाम पे केवल और केवल पाखंड चल रहा है। संविधान के प्रियम्बल का पहला शब्द है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब समाजवाद। समाजवाद तब आता है जहां कॉमन एजुकेशन सिस्टम हो, जहां मंत्री और संतरी के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, कलेक्टर और कप्तान के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, मजदूर और मालिक के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। वहां पे उसको कहते हैं सोशलिज्म। हमने कॉमन एजुकेशन सिस्टम पे लागू करने की कोशिश नहीं किया, जबकि हजारों साल पहले भगवान श्री राम के दादा परदादा राजा रघु लागू कर चुके थे। राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत एक साथ एक गुरुकुल में पढ़ते थे। कृष्ण और सुदामा एक साथ एक गुरुकुल में पढ़ते थे। भगवान श्री राम और निषाद राज एक साथ एक गुरुकुल में पढ़ते थे। आज कहाँ व्यवस्था हो गई? सबकी सारे क्लास वाइज बन गया है कि 500 रुपए तक की ये स्कूल, 1000 रुपए तक का ये स्कूल, 10,000 रुपए तक का ये स्कूल। 65 तरीके के एजुकेशन बोर्ड, 65 तरीके के सिलेबस, 65 तरीके का करिकुलम, और हम कहते हैं हम तो सोशलिस्ट कंट्री है। हम कहते हैं इसमें सेकुलर जोड़ दिया, लेकिन सेकुलर, भारत को सेकुलर बनाने का कोई प्रयास नहीं किया। मजहब के आधार पर नियम कानून चल रहे हैं और कह रहे हैं भारत सेकुलर है। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 वाला चल रहा है, पारसी मैरिज एक्ट 1936 वाला चल रहा है, शरीयत एक्ट 1937 वाला चल रहा है, और हम कह रहे हैं हम तो जी, और हिंदुओं का अपना हिंदू मैरिज एक्ट चल रहा है, और हम कह रहे हैं जी हम तो सेकुलर कंट्री है। तो ये संविधान के नाम पे, संविधान की शपथ लेने वालों ने देश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हम उसी को कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम आम जनता इसको समझे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर चर्चा हो। जी।
और मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब महीने में एक बार अपने सांसद और विधायक से जरूर मिलिए, सारा काम छोड़ के एक बार सांसद विधायक से मिलिए, क्योंकि ऐसे विषयों पे जब तक संसद में चर्चा नहीं होगी तब तक समाधान नहीं निकलेगा। और मैं तो कोई सांसद हूं नहीं, मैं तो कोई मंत्री हूं नहीं, अल्टीमेटली लोगों को अपने अपने क्षेत्र के सांसदों विधायकों को पकड़ना पड़ेगा, उनको जगाना पड़ेगा, उनको फोर्स करना पड़ेगा कि वो संसद और विधानसभा में ऐसे विषयों को उठाएं। भारत के संविधान में लिखा है डेमोक्रेसी, हम एक अच्छा लोकतंत्र बनाएंगे जी, ठीक है। हम कहते भी हैं वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वी आर द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, कहते भी हैं, सच्चाई भी है। लेकिन 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट चल रहा है और इतना सड़ा हुआ कानून चल रहा है अंग्रेजों वाला, उसी की वजह से गुंडे, बदमाश, मवाली, माफिया पार्षद बन रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, खुलेआम टिकटों की बिक्री खरीद हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग होती रहती है, जिसको आप कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग, सब कुछ चल रहा है। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं यार क्यों चल रहा है, इसको कैसे रोकें, खत्म कैसे करें। हॉर्स ट्रेडिंग हो गई, इस पर चर्चा हो गई, हॉर्स ट्रेडिंग न हो आगे से, उस पर कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। भारत के जस्टिस की बात खूब होती है, राइट। हमने सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में गॉडेज ऑफ जस्टिस की फोटो लगा रखी है, जी, जस्टिसिया। हाँ, पहली बात तो मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि हम ग्रीक की देवी और रोम की देवी को अपने देश में हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में क्यों लगाया हुआ है। जी बिल्कुल, ग्रीक अपनी देवी को लगा रहा है, रोम में अपनी देवी जस्टिसिया, गॉडेज ऑफ जस्टिस है। हमारे देश में भी गॉडेज ऑफ जस्टिस है रानी अहिल्याबाई होलकर। हम अपने सुप्रीम कोर्ट में रानी अहिल्याबाई की होलकर की फोटो क्यों नहीं लगा रहे हैं? हम गॉडेज ऑफ जस्टिस, जस्टिसिया और थीमिस की फोटो क्यों लगा के बैठे हुए हैं? क्यों हम विदेशी सिंबल्स को लेके आगे बढ़ रहे हैं जी? क्या हमारे पास दुनिया में, अभिजीत जी, इकलौते राजा जो 365 डेज कोर्ट लगाते थे वो थे राजा विक्रमादित्य जी। और अगर हम उनको गॉड ऑफ जस्टिस कह सकते, राजा विक्रमादित्य की फोटो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं। अगर राजा की नहीं लगाना है, गॉड की नहीं लगाना है, गॉडेज की लगाना है, तो हमारे पास रानी अहिल्याबाई होलकर है। जी बिल्कुल, न्याय की देवी के रूप में भारत में हमारे पास रानी अहिल्याबाई होलकर हैं। दुर्भाग्य आप देखिए कभी चर्चा ही नहीं हो रही। आज भी हम वही आंख पे पट्टी बांध के जो अपने रोम की देवी थी और ग्रीक की देवी, उन्हीं को लगा के बैठे हुए। हाँ। ये जो गुलामी की मानसिकता नहीं जा रही है। दुनिया भर की बातें होगी, फलाने फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट, ये अरे जस्टिस भी फंडामेंटल राइट है। और जब जस्टिस फंडामेंटल राइट है तो जस्टिस कितने दिन में, 3 डिकेड्स, 4 डिकेड्स, 6 डिकेड्स या 1 ईयर। छत्रपति शिवाजी महाराज का जस्टिस सिस्टम था जस्टिस विद इन आवर, 1 घंटे में न्याय। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है जस्टिस विद इन डे, 1 दिन में न्याय। और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है जस्टिस विद इन वीक, 1 सप्ताह में न्याय। अच्छा, एक्सट्रीमली कोई ऐसा केस होगा जो जस्टिस 1 महीने चला होगा। 1 महीने से ज्यादा छत्रपति शिवाजी महाराज के कोर्ट में कोई केस चला ही नहीं। अच्छा, जस्टिस विद इन आवर, जस्टिस विद इन डे, जस्टिस विद इन वीक, जस्टिस विद इन मंथ, दैट्स इट, मैक्सिमम। जस्टिस विद इन ईयर का भी कॉन्सेप्ट नहीं था। अच्छा, मंथ था, मैक्सिमम मंथ। सेम सिस्टम को रानी अहिल्याबाई होलकर ने अडॉप्ट किया। अच्छा, जस्टिस विद इन आवर, जस्टिस विद इन डे, जस्टिस विद इन वीक, जस्टिस विद इन मंथ। अच्छा, और हम चलो वीक छोड़ दें, मंथ छोड़ दें, अरे ईयर के बारे में सोच सकते हैं। हम जस्टिस विद इन ईयर के बारे में सोच सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर ना लोकसभा में चर्चा हो रही है, ना राज्यसभा में चर्चा हो रही है, ना विधानसभा में चर्चा हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट, जिसको संविधान का प्रोटेक्टर कहते हैं, वहां पे भी जस्टिस विद इन ईयर की बात नहीं हो रही है। दुनिया भर के जजमेंट की हवाला दिया जा रहा है, अमेरिका में ये हो रहा है, सिंगापुर में ये हो रहा है। अरे कम से कम ये भी तो देखो, अमेरिका सिंगापुर में जस्टिस कितने दिन में मिलता है जी। चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी वहां क्यों नहीं है? यहाँ इतनी ज्यादा क्यों है? यहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पता ही नहीं है, उसकी जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है। फर्जी आधार बन रहे हैं, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी वोटर आईडी, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी वसीयत, फर्जी विरासत, झूठी गवाही, झूठे बयान, झूठा एफिडेविट, झूठी शिकायत, झूठी FIR, झूठी जांच, सब कुछ झूठा झूठा। श्री राम के देश में हो रहा है, भगवान कृष्ण के देश में हो रहा है। जहां भगवान श्री राम की पूजा नहीं होती वहां फर्जीवाड़ा नहीं है, भारत में क्यों हो रहा है? जहां भगवान कृष्ण की पूजा नहीं होती वहां फर्जीवाड़ा नहीं है, सिंगापुर में इतना फर्जीवाड़ा क्यों नहीं? जापान में इतना फर्जीवाड़ा क्यों नहीं? और भी कंट्रीज है वहां इतना फर्जीवाड़ा क्यों नहीं? भारत में क्यों है? क्यों? क्योंकि हमने जस्टिस विद इन ईयर पे कभी चर्चा ही नहीं किया, कभी नहीं कोशिश किया कि हाँ कैसे करें, ये झूठ को कैसे रोकें, चीटिंग, फ्रॉड, फर्जरी और परजरी को कैसे रोकें, इस पर कभी चिंता ही नहीं किया। संविधान का प्रियम्बल कहता है लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हाँ, सबको सोचने की, सबको बोलने की स्वतंत्रता है, सबको तर्क करने की स्वतंत्रता है, सबको शास्त्रार्थ की स्वतंत्रता है। शास्त्रार्थ हमारे देश का कल्चर था।
और भारत में ही सीधे सीधे कहा जा रहा है कि आपके ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा योग्य नहीं है, और 5 बार कहा जा रहा है लाउड स्पीकर से। आपको लाउड स्पीकर से 5 बार कहा जा रहा है कि आपके 24 तीर्थंकर पूजा योग्य नहीं है। सीधे सीधे जैन, जो जितने भी जैन्स हैं, उनका रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया जा रहा है। सीधे कहा जा रहा है कि आपके सिखों के 10 गुरु पूजा योग्य नहीं है, आपके भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण ये पूजा योग्य नहीं है, आपकी दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती पूजा योग्य नहीं है, आपके जो है भगवान गणेश, भगवान वेंकटेश, आपके हनुमान जी पूजा योग्य नहीं है। तो लिबर्टी ऑफ थॉट बिलीफ फेथ कहाँ रह गया? लिबर्टी ऑफ थॉट बिलीफ का ये मतलब थोड़ी था कि आप ये कह दो कि नहीं हमारे वाले देवता पूजा योग्य हैं, हम जिसकी इबादत करते हैं वही इबादत योग्य है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो ये संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन चल रहा है। दुर्भाग्यवश इसके ऊपर न विधायिका में चर्चा हो रही है, न न्यायपालिका में, न खबरपालिका में, कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है। भारत में संविधान कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। जी, इक्वल अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी जब सबको इक्वल एजुकेशन होगी, कॉमन एजुकेशन सिस्टम। इस पे कोई चर्चा नहीं है। फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर कभी चर्चा ही नहीं हो रही है कि कैसे देश टुकड़े टुकड़े क्यों हो रहा है। हाँ, पाकिस्तान जीतता है तो भारत के अंदर पटाखे क्यों छोड़े जा रहे हैं? बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के अंदर खुशी क्यों हो रही है लोगों को? हमारा विमान अभी गिरा है एयर इंडिया का, उसके अंदर भारत में लोग खुशियां क्यों मना रहे हैं? इस पे चर्चा ही नहीं हो रही है। हमें पाकिस्तान से या विदेशों से केवल 1% खतरा है, 99% खतरा हमें अंदर से। उस पे चिंतन करने की जरूरत है, उस पे चिंतन नहीं हो रहा है। भारत में न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आर्टिकल 11 कहता है कि आप एक ऐसा कानून बनाइए कि जो भारत की संस्कृति को न माने, भारत की परंपरा को न माने, उसकी सिटीजनशिप खत्म कर दो। आर्टिकल 11 ऐसा कहता है क्या? कोई भी पढ़ सकता है इसको। ऐसा कहा गया है? ऐसा ही कहा गया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। नहीं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ जी, आर्टिकल 11 ने कहा कि सिटीजनशिप देने और सिटीजनशिप लेने के लिए कानून बनाओ। जी, और हमारी सरकारों ने कानून बनाया 1955 में, सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है। लेकिन इतना सड़ा हुआ कानून बनाया कि नागरिकता सबको मिल गई, जहां किसी की नहीं रही है। घुसपैठियों को नागरिकता मिल रही है, रोहिंग्याओं को नागरिकता मिल रही है, बांग्लादेशियों को नागरिकता मिल रही है, पाकिस्तानियों को नागरिकता मिल रही है, अफगानिस्तानियों, आज तक किसी की नागरिकता गई नहीं। अच्छा, मिलती है लेकिन जाती नहीं है। ऐसा घटिया कानून बना रखा है। अच्छा। आर्टिकल 13 ये कहता है कि आप सारे कानूनों को रिव्यू करो। जी, मतलब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो ये सरकार को डायरेक्शन देता है आर्टिकल 13 कि आप सारे रूल्स को रिव्यू करो, सारे रेगुलेशंस को रिव्यू करो, सारे कस्टम्स को रिव्यू करो जो जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी के खिलाफ है, जो भेदभाव पैदा करने वाले हैं, छुआछूत पैदा करने वाले हैं, नफरत फैलाने वाले हैं। ऐसे कस्टम को, ऐसे रीतियों को, ऐसी प्रथाओं को रोको, ऐसे नियम कानूनों को खत्म करो। आज तक हमने 1950 के पहले बने जो अंग्रेजों के कानून थे, उनको रिव्यू करने के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई। अच्छा, बनाई नहीं कभी। अभी मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने पिछले 10 साल में, 11 साल में लगभग 1500 कानून खत्म किए हैं। हाँ, लेकिन अभी भी 250 कानून चल रहे हैं। अच्छा, अंग्रेजों के ज़माने आज भी चल रहा है। अच्छा, 250 कानून आज भी चल रहे हैं। उन कानूनों को खत्म करना जरूरी है। अच्छा, उनका क्या प्रॉब्लम है उन कानूनों में? मतलब आपको मैं ऐसे कह सकता हूं कि अंग्रेजों ने एक भी कानून भारत को मजबूत बनाने के लिए नहीं बनाया। अल्टीमेटली जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया, वो सारा काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया। उदाहरण के लिए, अंग्रेज क्या करते थे? मंदिर तलवार के दम पे लूटते थे। काशी, मथुरा, मुगल सोमनाथ लूटा, काशी लूटा, मथुरा लूटा, भद्रकाली लूटा, भोजशाला लूटा, अटाला लूटा, कीर्तेश्वरी लूटा। मंदिर लूटते थे, तोड़ते थे, सब कुछ करते थे। कैसे? तलवार के दम पे। अंग्रेज वही काम करते थे कानून बना के। मठ मंदिरों को कंट्रोल करने वाला पहला कानून अंग्रेजों ने बनाया। दूसरा कानून भी अंग्रेजों ने बनाया। तो कायदे से जब देश स्वतंत्र हो गया तो हमारी सरकारों की ड्यूटी थी कि वो दोनों कानून खत्म कर दें। सारे के सारे अंग्रेज कानून निकालना चाहिए इमीडिएटली। हाँ, हमारे वाले अंग्रेजों ने 33 कानून और बना दिए। 33 आज की डेट में मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून चल रहे हैं, 35 कानून चल रहे हैं। मस्जिद को कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं है, चर्च को कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं है, और हमारे मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून चल। तो ऐसा क्यों किया गया है? बहुत धन मिलता है क्या इनको इससे? बहुत। हमारे 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है इस समय। अच्छा। उन 4 लाख मठ मंदिरों की टोटल अगर फिक्स्ड और मूवेबल एसेट काउंट हम कैलकुलेट करें तो लगभग 1 लाख करोड़ है। 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकारें कब्जा करके बैठी हुई हैं। वो रिस्पेक्टिव स्टेट के जो सरकार आती है, जो वहाँ के मंत्री होते हैं, वो मंदिरों की ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं, उस पर पेट्रोल पंप बनवा लेते हैं, उस पर मैरिज हॉल बनवा लेते हैं,
उसको बांटते रहते हैं, उसको बेच भी रहे हैं, वहाँ अवैध कब्जा भी करवा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। आपके मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, बगल में हाजी अली की दरगाह है, सरकार के कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, ये हाजी अली की दरगाह पे भी चढ़ावा आता है ना, सिद्धिविनायक में चढ़ावा आता है, हाजी अली की, तो हाजी अली क्यों सरकार के कंट्रोल में नहीं है, सिद्धिविनायक क्यों? तो ये हमारे देश में आज भी चल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं अंग्रेजों के कानून, 100% अंग्रेजी कानून खत्म करना जरूरी है। भारत में आर्टिकल 14 कहता है रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपराध नेशनल लेवल पे होगा उसके लिए पार्लियामेंट में कानून बनेगा, और जो एक स्टेट स्पेसिफिक क्राइम होगा उसके लिए स्टेट कानून बनाएगा। जी। ड्रग पूरे देश में है, हाँ, तो कानून सेंट्रल में पार्लियामेंट बनना चाहिए। जी। कन्वर्जन पूरे देश में हो रहा है तो पार्लियामेंट में कानून बनना चाहिए। लफ्ज़ जिहाद पूरे देश में हो रहा है तो कानून पार्लियामेंट में बनना चाहिए। लैंड जिहाद पूरे देश में हो रहा है तो कानून पूरे पार्लियामेंट में बनना चाहिए। घुसपैठ पूरे देश में हो रही है, रोहिंग्या बांग्लादेशी पाकिस्तानी अफगानिस्तानी में आके बसते जा रहे हैं तो कानून बनना चाहिए, आपके पार्लियामेंट बनना चाहिए। कभी इस तरीके से हमने सोच के कि भाई क्या क्या हमारे सामने थ्रेट्स हैं जो नेशनल लेवल की थ्रेट है, पूरे देश में है, और कौन कौन से क्राइम, कौन कौन से थ्रेट हमारे स्टेट स्पेसिफिक है, जी, ये डिसाइड करके हमको बनाना चाहिए था। हमने नहीं बनाया, और उसका नतीजा ये हुआ कि घुसपैठिए भी आ गए, धर्मांतरण भी हो रहा है, लफ्ज़ जिहाद भी हो रहा है, ड्रग का कारोबार भी हो रहा है, सब कुछ होता रहा। क्यों? क्योंकि हमने न शिक्षा में संस्कार दिया, न कानून का खौफ पैदा किया। परिवार तभी अच्छा होता है जब माँ का प्यार हो और पिता का खौफ हो, तभी बच्चे ठीक से रहते हैं। माँ प्यार कर रही है, संस्कार दे रही है, लेकिन अगर कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं तो माँ ये भी कह रही है ठीक से हो जाओ, पापा आने वाले। पिता का खौफ, माता का प्यार, पिता का खौफ। कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो एक हाथ नीचे लगाता है, एक हाथ ऊपर लगाता है, नीचे वाले से ऊपर उठाता है, ऊपर से उसको पीटता भी है। समाज तभी अच्छा चलता है जब शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। दुर्भाग्यवश हमने 75 साल बीत चुके, न हमने अपना एजुकेशन सिस्टम बदला। आज भी वही मिशनरी एजुकेशन सिस्टम, मैकाले एजुकेशन सिस्टम, वही मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम वही चल रहा है। हमारा वैदिक गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम आज तक नहीं आ पाया, और हमने कानून का खौफ भी नहीं पैदा किया। इतनी बड़ी मात्रा में जासूसी होती है, क्यों? सिंगापुर में आपने कभी जासूसी नहीं सुना होगा, चीन में आपने कभी जासूसी नहीं सुना होगा, जो आदमी चीन में रह के चीन की जासूसी करता है। सिंगापुर में आपने कभी नहीं सुनेंगे, जापान में आप कभी नहीं सुनेंगे। क्यों? शिक्षा में संस्कार है और कानून का खौफ है। और फटाफट वहां जस्टिस विद इन 3 months 4 months हो जाता है, 3-4 महीने के अंदर वहां सजा हो जाती है जी। इसलिए वहां पे कोई अपराध करने से डरता है। हमारे देश में तो मतलब मानवाधिकार के नाम पे जो है केस चलते रहते हैं, ह्यूमन राइट के केस, ह्यूमन राइट वाले भी आ जाएंगे, दुनिया भर के लोग आ जाएंगे, बड़े बड़े लोग आके खड़े हो जाते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ। आर्टिकल 17 कहता है कि आप अनटचेबिलिटी को खत्म करो। ओके, ठीक है। अनटचेबिलिटी केवल फिजिकल अनटचेबिलिटी नहीं है, अनटचेबिलिटी का मतलब मेंटल अनटचेबिलिटी। ओके। अनटचेबिलिटी का मतलब रिलीजियस अनटचेबिलिटी, हाँ, स्पिरिचुअल अनटचेबिलिटी, राइट। भारत के अंदर संविधान का आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत खत्म करो जी, और 3 लाख स्कूलों में पाक नापाक की सोच सिखाई जा रही है कि जो हम कस्टम फॉलो करते हैं वो जो फॉलो करेगा पाक, और जो हमको नहीं फॉलो करेगा नापाक। ये अनटचेबिलिटी नहीं तो और क्या है? दुर्भाग्यवश इस पर कभी चर्चा ही नहीं होती। इतनी अनटचेबिलिटी भारत के अंदर फैल रही है। भाई अनटचेबिलिटी का परिणाम था ना 1947 जो विभाजन हुआ, कैसे हुआ? ये कह के हुआ, जिन्ना ने एक नारा दिया कि हम लोग पाक हैं, और जो हमारे अल्लाह को नहीं मानता, इस्लाम को नहीं मानता, और नापाक है, और पाक और नापाक एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम पाक स्थान बनाएंगे, और इसलिए उसको पाक स्थान का मतलब पाकिस्तान। जी जी, 2 शब्दों से पाकिस्तान, 2 शब्दों से मिलकर बना है पाक स्थान, इज इक्वल पाकिस्तान। जी जी। सवाल यह है कि जिस सोच के कारण भारत का डिवीजन 1947 में हुआ, वो सोच बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। जितने पहले मदरसे थे उनसे कई गुना मदरसे ज्यादा हो गए। जैसे वो सोच थी, वो सोच कई गुना बढ़ती जा रही। पहले देश में एक बाबर था, अब लगभग हर जिले में एक बाबर पैदा हो गया। पहले एक औरंगजेब था, हर जिले में औरंगजेब पैदा हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। दुर्भाग्यवश इसके ऊपर सीरियसली इसको कैसे काउंटर किया जाए, तरीका यही है, आप यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करिए, तब ये पाक नापाक की सोच जाएगी। उसके ऊपर कभी चर्चा ही नहीं हो रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की हालत ये हो गई है कि सच बोलना हेट स्पीच हो गया है और झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया।
एक बेटी थी, लड़की थी अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय, उसने कुछ बोला। जी जी हाँ। कंटेस्ट उसका क्या था? कंटेस्ट उसका पाकिस्तान था। जी किसको टारगेट कर रही थी? टारगेट कर रही थी वो बॉलीवुड के लोगों को, जो नायक महानायक हीरो हीरोइन बन के बैठे हैं लेकिन बोल नहीं रहे थे उस समय कुछ। हाँ। उनके ऊपर वो कुछ कहना चाह रही थी, उसमें स्लिप ऑफ टंग हो गया, ठीक है। उसको जेल में डाल दिया। ऐसे कितने लोग हैं, रोज जहर उगलते रहते, रोज जहर उगलते रहते, उनके साथ कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। नहीं, मैं तो कह रहा हूं जो दिन में 5 बार ये कहा जा रहा है कि मैं जिसकी इबादत करता हूं यही वही इबादत के योग्य है, तो क्या हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत नहीं हो रही है? जैन की धार्मिक भावना आहत नहीं की जा रही है? बौद्ध की धार्मिक भावना आहत नहीं की जा रही है? पारसीज की भावना आहत नहीं की जा रही है? सबकी भावना आहत की जा रही है। अगर मैं ये कहूं कि मैं जिसकी इबादत, मैं आपके घर में आके बोलूं और चिल्ला चिल्ला के बोलूं कि भाई जिसकी मैं पूजा करता हूं वही पूजा योग्य है, और आप नहीं पूजा करते, मैं राम की करता हूं, आप कृष्ण की पूजा करते, मैं बोलूं जी केवल राम ही पूजा योग्य है, तो आपको बुरा नहीं लगेगा क्या? मैं देवी जी की पूजा करता हूं, आप मतलब शंकर जी की पूजा करते हैं, मैं बोलूं देवी जी पूजा योग्य है, तो आपको बुरा लगेगा? अरे कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो शंकर जी की पूजा करता हूं। भाई आप देवी जी करो, हमें शंकर जी करने दो, हमारे सामने बात मत बोलो। उस पर चर्चा नहीं हो रही है। एक ये इस देश का दुर्भाग्य है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे जिस तरीके से अश्लीलता फैलाई जा रही है, उसका परिणाम दिख रहा है आपको। सावित्री सत्यवान का देश है ये, सीता राम का देश है, राधा श्याम का देश है जी, लक्ष्मी नारायण का देश है, गौरी शंकर का देश है, और वहां पे सोनम भाड़े के हत्यारों से अपने पति राजा रघुवंशी को शिलांग में जाके हत्या करवा दे रही है। हाँ अभी हुआ था। जी जी जी। मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपने ही पति को काट के नीले ड्रम में डलवा दे रही है। कहां से हो रहा है? क्यों हमारा संस्कार डिवेट हो रहा है? आपका शहर माया नगरी है, लेकिन आपके शहर ने जितना दिया है उतना ही भारत से लिया भी है। ड्रग स्मगलिंग का सबसे बड़ा अड्डा, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा, सबसे ज्यादा अश्लीलता यहीं से फैलाई जाती है, सबसे ज्यादा फुहड़ता यहीं से फैलाई जाती है, सबसे ज्यादा अश्लील स्टैंड अप कॉमेडी आप ही के शहर में होती है। हाँ? सबसे ज्यादा सनातन धर्म को बर्बाद करने की कोशिश आपके शहर से हो रही है। पंडित को पाखंडी बना दिया, क्षत्रियों को टॉर्चर करने वाला दिखा दिया, बनियों को चोर दिखा दिया, दलितों को हमेशा लगता है उनको परेशानी किया जा रहा है। मतलब सनातन धर्म को बांटने के लिए जितना प्रयास इस शहर से हुआ है, बॉलीवुड ने किया है। जी जी, इतना किसी ने नहीं किया। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट कहां से आया? सीरियल के माध्यम से आया, वेब सीरीज के माध्यम से आया, स्टैंड अप कॉमेडी से आया, फिल्मों से आया जी। अश्लीलता, नग्नता, फुहड़ता, द्व्यर्थी संवाद। हमारे देश में 500 से ज्यादा महान रानियां हैं, वीरांगनाएं हैं। उसमें रानी अहिल्याबाई होलकर, रानी झांसी, रानी चिन्नप्पा, ऐसे 500 से ज्यादा, जीजाबाई माता जी, ऐसे 500 से ज्यादा जिनके ऊपर फिल्में बना सकते हैं, सीरियल बना सकते हैं, जिनके ऊपर हम वेब सीरीज बना सकते हैं, जिनके बारे में हम नाटक कर सकते हैं। हमने उनके ऊपर नाटक नहीं करेंगे। हमारे पास गार्गी हैं, हमारे पास मैत्रेयी हैं, उनके ऊपर बना सकते हैं, नहीं बनाया हमने। हमारे पास 500 से ज्यादा महापुरुष हैं, राजा विक्रमादित्य, राजा भोज, ऐसे एक से राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, बाजीराव पेशवा। हम चाहते तो उनके अच्छी तरीके से उनके ऊपर रियल फिल्में बना के हम समाज को बता सकते थे, अच्छी सीरियल बना के हम समाज को बता, हमने वो नहीं किया। हमने जोधा अकबर बनाया जो फेक कैरेक्टर है। बिल्कुल, जोधा नाम की कोई लेडी थी ही नहीं, उसको जोधा के साथ अकबर के साथ जोड़ दिया, पूरी कहानी बना दिया 2.5-3 घंटे की। ठीक है, 100-200 करोड़ कमा भी लिए। और उसमें एक्टिंग कौन कर रहा है? ऋतिक रोशन, जिसके दादाजी रोशन साहब अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के पाकिस्तान से भाग के आए थे। मैं बॉलीवुड के लोगों से पूछ रहा हूं कि यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, सुनील दत्त, मिल्खा सिंह, गुलजार साहब, देवानंद जी, इनको अपना घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग व्यापार छोड़ के क्यों भागना पड़ा था? तुम जिस तरीके की फिल्में बना रहे हो उससे पहले ये भी तो बताओ ये भागे क्यों? बिल्कुल। आडवाणी जी को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के क्यों भागना पड़ा? मनमोहन सिंह जी को अपना सब कुछ छोड़ के क्यों भागना पड़ा? इंद्र कुमार गुजराल साहब को अपना सब कुछ छोड़ के क्यों भागना पड़ा? जेठमलानी जी को अपना सब कुछ छोड़ के क्यों भागना पड़ा? पृथ्वीराज कपूर साहब को सब कुछ छोड़ के क्यों भागना पड़ा? सुनील दत्त को सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा? लाला अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ को सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा? मिल्खा सिंह, खुशवंत सिंह, गुलजार,
ऐसे कितने लोग हैं। जी। आपको वास्तव में अगर दिखाना था तो ये दिखाते किस सोच के कारण भारत का विभाजन हुआ, किस सोच के कारण ये पलायन हुआ, किस सोच के कारण लाखों हिंदू मारे गए, किस सोच के कारण बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, किस सोच के कारण 1990 के दंगे हुए कश्मीर में। जी। बलात्कार के बीच से काट दिया, रेप काट दिया। किस सोच के कारण अफगानिस्तान से हिंदू खत्म हो गए, किस सोच के कारण पाकिस्तान से हिंदू खत्म हो गए, किस सोच के कारण बांग्लादेश से हिंदू खत्म हो रहे हैं। इस पे फिल्म बनाते, इस पे वेब सीरीज बनाते, इस पे सीरियल बनाते, ये तो सच्चाई है ना। जी बिल्कुल। लेकिन झूठी कहानियां, झूठे डायलॉग, झूठे द्व्यर्थी संवाद, झूठी चीजें, झूठ परोसते गए और समाज ने और देश ने उस झूठ को एक्सेप्ट कर लिया। दिक्कत ये है, धीरे धीरे हुआ, ग्रेजुअली। हाँ, ग्रेजुअली धीरे धीरे सब कॉन्शियस माइंड में ब्रेन वॉश कर दिया। जी। अल्टीमेटली आप ये देखो ना, जो आप सुनते हैं, जो आप देखते हैं, उसका धीरे धीरे आपके कैरेक्टर पे असर होता है। बिल्कुल। और यही हुआ। हम मुंबई को माया नगरी मान के बैठ गए और मुंबई ने हमारे संस्कार खत्म कर दिए, हमारी ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम खत्म कर दिया। मुंबई ने सब कुछ दिखाया कि कैसे एक एक लड़की के साथ साथ लोगों से रिलेशन है, हर 3 महीने में तलाक हो रहा है, मतलब अत्याचार, व्याभिचार, बलात्कार, रेप, कैसे लड़की को छेड़ना है, कैसे लड़की का दुपट्टा खींचना है, सब कुछ दिखा के रख दिया। तो मुंबई ने जितना दिया, मुझे जाता उससे ज्यादा भारत का नुकसान किया। कल्चरल और किसके आड़ में किया? आर्टिकल 19 की आड़ में। अच्छा। और उसको हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई कर दिया। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, अश्लीलता फैलाने के लिए आपको लाइसेंस नहीं देता, फुहड़ता का लाइसेंस नहीं देता। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब ठीक चीजें दिखाओ, भारत के संस्कार के हिसाब से चीजों को दिखाओ। लेकिन यहाँ पे बॉलीवुड ने फुहड़ता परोसा, और जब कोई पिटीशन फाइल हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, उनका तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर कुछ रीजनेबल कंस्ट्रेंट्स नहीं है, रिस्ट्रेंट्स? एकदम है, एकदम रीजनेबल कंस्ट्रेंट है, लेकिन उस पे कभी लेकिन उसका डेफिनेशन क्या है? कौन से रीजनेबल कंस्ट्रेंट्स? हाँ, किस प्रकार के? वो डिफाइन नहीं, वो डिफाइन नहीं। भारत में आज तक हेट स्पीच डिफाइन ही नहीं है। अच्छा। और हेट स्पीच के नाम पे कितने लोगों को ले जेल में डाल देते हैं। मतलब आप जो भी समझो वो हेट स्पीच है, वो जो समझ लो। हाँ, मतलब पुलिस जिसको चाहे वो हेट स्पीच समझ ले, शासन जिसको चाहे वो हेट स्पीच समझ ले, जज जिसको चाहे हेट स्पीच समझ ले, और जिसको चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच समझ ले। मतलब कुछ डिफाइन नहीं किया है, कोई डिफाइन नहीं किया, कोई कानून ही नहीं है। मेरी PIL चल रही है सुप्रीम कोर्ट में कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को, फ्रीडम ऑफ हेट स्पीच को डिफाइन करिए। जी। देयर शुड बी डिफरेंस बिटवीन हेट स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। जी, मामला कोर्ट में चल रहा है। ऐसे ही जो है अपनी संविधान की मिस इंटरप्रिटेशन कैसे हुई। जी। दुनिया के सारे देश जैसे बाकी एरियाज में एडवांसमेंट आ रहा है, तो जुडिशियल सिस्टम में भी एडवांसमेंट है। जी। इन्वेस्टिगेशन में भी एडवांसमेंट आ रहा है। ठीक है, सब नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। लाई डिटेक्टर मशीन आ गई हमारे पास, ब्रेन मैपिंग की मशीन आ गई, नार्को मशीन आ गई हमारे पास कि आप एक इंजेक्शन लगाइए, उससे सारा सच उगलवा लीजिए। अच्छा। राइट। दुनिया के जितने भी एडवांस कंट्री हैं, सबके पास नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून है। हमने आज तक नहीं बनाया, और न कभी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया। उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, आर्टिकल 20 कहता है कि आप नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर ही नहीं सकते। जबकि जब संविधान बना था तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग नाम का शब्द ही नहीं था। जी, ऑफ कोर्स था ही नहीं उस समय। हमारे संविधान में तो सोचा नहीं था कि ये भी टेक्नोलॉजी आ जाएगी। जी। आज की डेट में हमारे पास सूर्ययान है, मंगलयान है, चंद्रयान है, आदित्ययान है, सब कुछ है, अग्नि है, ब्रह्मोस है। लेकिन झूठ पकड़ने के लिए हमारे पास कोई मशीन नहीं है। मशीन है तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। अच्छा। जो झूठ बोल रहा है उसकी कंसेंट लेना पड़ेगा। अब ऐसे केसेस में क्या हो रहा है, जो लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं वो दब जा रही हैं। जो लव जिहाद की लड़की शिकार हो जाती है ना, उसको बाद में अपनी शादी करनी होती है, अपना घर बसाना होता है। जी। तो वो बार बार कोर्ट नहीं आना चाहती, वो बार बार गवाही देने नहीं आ चाहती। अगर हमारे पास नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होता तो जिसने लव जिहाद किया उसका हम टेस्ट करके उसको सजा दे सकते थे एक ही बार में। जी। लेकिन अभी हम लड़की को मजबूर कर रहे हैं कि तुम आओ गवाही दो। विक्टिम को और विक्टिमाइज कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स को विक्टिमाइज कर रहे हैं। तो 99% लव जिहाद के केसेस कोर्ट में पहुंच ही नहीं रहे, थाने में पहुंच ही नहीं पा रहे। मैं साल में एवरेज, अभिजीत जी, लगभग 100 शहरों में जाता हूँ एवरेज। जी। अभी तक भारत में 800 जिले हैं, भगवान की कृपा से मैंने 500 जिले कवर कर लिए अभी। अच्छा। 500 जिले। हर साल लगभग एवरेज 100 शहर हमारे हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। इतने लव जिहाद के विक्टिम मुझे मिलते हैं। वो लव जिहाद के विक्टिम केवल ये चाहते हैं
कि उनका जो वीडियो बना हुआ है वो डिलीट हो जाए बस। जी जी जी। वो एफआईआर नहीं कराना चाहते। हाँ। हमने कहा क्यों नहीं कराना चाहते? बोले साहब वो 10 बार पुलिस वाला घर पे आएगा पूछताछ करने, जांच करने, फिर उसके बाद हमें बार बार कोर्ट जाना पड़ेगा, और गवाही ये सालों तक चलेगा। और सालों तक चलेगा। बोले हमें बेटी हमारी 22 साल की हो गई, 24 साल की हो गई, 10 साल तक केस चलता रहेगा, हमारी बेटी बार बार वहां कोर्ट जाएगी, उससे क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर सामने वाला वकील और उल्टा सीधा सवाल पूछेगा, तो हमारी बेटी शादी कौन करेगा? इस देश में जो लफ्ज़-ए-हाथ चल रहा है, इसके लिए संसद और सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाते, झूठ को सीरियस क्राइम डिक्लेयर करते, तो फट से जो है हम जिसके खिलाफ था उसका टेस्ट करके उसको हम सजा दे देते। आज हो क्या रहा है कि बेचारा पीड़ित पिता जानता है उसकी बेटी ट्रैप हुई है, फिर भी वो जाके कोर्ट में गवाही नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसको अपनी इज्जत बचानी है और आगे अपनी बेटी का घर बसाना है। और वहीं दूसरी तरफ जिसने खेल किया है वो 10-10 हजार रुपए 10 गवाह आके खड़ा कर देता है और वो सबूत के अभाव में बरी हो जाता है। 10-10 हजार रुपए गवाह मिलते हैं कोर्ट में। ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं आपको। अच्छा, आपने बहुत सीरियस क्राइम किया है, आपके पास कोई गवाह नहीं, तो टेंशन लेने नहीं है, आप पैसा दे दो वहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील को। आपको जितने गवाह चाहिए आपके क्राइम की सीरियसनेस के हिसाब से 50,000, 10,000, 20,000 में गवाह मिल जाएगा। आपने रेप मर्डर किया 50,000 में गवाह मिल जाएगा। आपने सिंपल चोरी लूट झपटमारी किया 10,000 में गवाह मिल जाएगा। अच्छा, वो सिंपल है। हाँ सिंपल है। ठीक है। Okay. तो ये आप सिंपल कर सकते हैं। अच्छा। ये भारत की न्याय व्यवस्था चाहिए। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दुनिया भर की बातें, फलाने ढिकाने ये वो, लेकिन जो बेसिक चीज है, और जानते हैं 1,000 बेटियां हमारी प्रतिदिन लफ्ज़-ए-हाथ का शिकार हो रही हैं। अच्छा। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। उस 5 लाख में से 3.5 लाख बेटियां लफ्ज़-ए-हाथ का शिकार हो रही हैं। 3.5 लाख बेटियां साल में लफ्ज़-ए-हाथ शिकार होने का मतलब प्रति वर्ष प्रतिदिन 1,000 बेटियां लफ्ज़-ए-हाथ का शिकार हो रही हैं। और वो केस उसमें से 1% रिपोर्ट होते हैं, बाकी रिपोर्ट ही नहीं होते। पर डे मुश्किल से 10, 15, 20 केस रिपोर्ट होते हैं थाने में, एफआईआर होती है, अदरवाइज रिपोर्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है यार कैसे भी करके, और बहुत सारे केसेस में तो वो इतने टॉर्चर हो जाते हैं पेरेंट्स कि वहां से बच्चे को लेके, अपनी बेटी को लेके शहर छोड़ के दूसरे शहर में चले जाते हैं। अच्छा, क्योंकि हमने एक तो पार्लियामेंट, हमने सेंट्रल लेवल पे कोई कानून नहीं बनाया, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनाया, झूठी गवाही को हमने गंभीर अपराध घोषित नहीं किया। अब अगर जिसकी बेटी लफ्ज़-ए-हाथ का ट्रैप हुई है, उसको कम से कम 10 लोगों को और बताना पड़ेगा, भाई चलो हमारे पक्ष में गवाही दो। जी जी। तो बताना पड़ेगा हमारी बेटी का लफ्ज़-ए-हाथ हुआ, लफ्ज़-ए-हाथ हुआ, लफ्ज़-ए-हाथ हुआ। वो तो मतलब वो तो बेचारा पहले से ही परेशान हो, उसको ये आज का जो सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम, उसको और टॉर्चर कर रहा है। आज के कानून उसको और टॉर्चर कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं इसमें बदलाव करने की जरूरत है। वो बदलाव नहीं हो रहा है। ऐसे ही जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग जी बहुत तगड़े में हो रही है। अच्छा, बहुत तगड़े में हो रही है। किस प्रकार की ह्यूमन ट्रैफिकिंग? 75,000 बच्चे गायब हुए असम, बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के बच्चे 75,000 बच्चे। ओह, बेचारे किसके बच्चे थे? वो जो घर बनाते हैं, लेबर का काम करते हैं, लेबर करने वाले लोग। आदिवासियों के बच्चे, लेबर के बच्चे। भाई वो झुग्गी में बना के रहते हैं, उसके बाद किसी का घर बनाने चले गए, बच्चे वहां खेलते रहते हैं, अकेले खेलते रहते हैं। वो सुबह चले गए काम करके, शाम को आते हैं तो बच्चे वहां से गायब हो जाते हैं। 75,000 बच्चे गायब हुए, और 75,000 बच्चे केरल में मिले जाके। केरल में क्या हो रहा है? उनको यतीम खानों में रखा गया था। क्यों? लेकिन कन्वर्ट करने के लिए। तो भारत में कन्वर्ट करने के लिए किडनैपिंग हो रही है, ये आपको मैं बताना चाह रहा हूं। बाद में वहां पे PIL फाइल हुई। केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस समय जस्टिस अशोक भूषण थे, उन्होंने CBI जांच का ऑर्डर किया। CBI जांच का ऑर्डर रुकवाने के लिए वहां के कई संगठन सुप्रीम कोर्ट आए, सरकार सुप्रीम कोर्ट आई, बोले केरल पुलिस जांच करेगी, आप CBI जांच ही मत करवाओ। उस CBI जांच में पता चला कि जो 5 राज्यों से गरीबों के बच्चे गायब हो रहे थे, दलितों के, आदिवासियों के, वो कन्वर्ट करने के लिए लाए गए थे। और हमारे देश में पाखंडी नेताओं को देखिए, दलितों के नाम पे ट्रेन जला देते हैं, दलितों की हम रहनुमा बनने के लिए। हाँ, ट्राइबलों की बात करेंगे, आदिवासियों की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे। बच्चे गायब हो गए, केरल में मिले, न किसी वामपंथी ने बोला, न किसी कांग्रेसी ने बोला, न दलितों की बात करने वाले किसी दलित नेता ने बोला, और कन्वर्ट हो गए, उनका खतना हो गया, नाम बदल गया, सब कुछ बदल गया। ये चल रहा है भारत में। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऐसे हो रही है। ये छोटे छोटे बच्चे किडनैप किए जा रहे हैं, उनको वहां पे ले जाके कन्वर्ट किए, मतलब वही नहीं, ये पूरे देश में एक सिस्टम चल रहा है।
कई जगह तो मानव अंग मतलब उनके पार्ट्स भी ले लेते हैं, बॉडी पार्ट्स भी ले लेते हैं, लेकिन किडनैप किया जा रहा है, ये भी एक कड़वी सच्चाई है। भारत में आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, लेकिन फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन चल रहा है। अच्छा, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन चल रहा है। मेरी PIL चल रही है सुप्रीम कोर्ट में कन्वर्जन के खिलाफ। मैंने आंकड़े दिए हैं कि 1500 परिवारों का पर डे कन्वर्जन हो रहा है। पर डे भारत में एक परिवार में आप 7 आदमी मान के चलिए, हाँ। माता पिता, पति पत्नी और 2-3 बच्चे, ठीक है, राइट। तो यानी पर डे 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। माय गॉड, यानी साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। ये कहाँ पर हो रहा है? पूरे देश में, हर जगह हो रहा है। बस 9 राज्यों में नहीं हो रहा है जहां हिंदू खत्म हो चुके हैं। भाई हिंदू खत्म होगा तो किसको करेंगे? हाँ, सिर्फ हिंदू को टारगेट कर रहे हैं। हिंदू को टारगेट, केवल और केवल हिंदू को टारगेट कर रहे हैं। पहले तो ट्राइबल्स को टारगेट करते थे, दलितों को टारगेट करते थे, आजकल तो ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इतना आसानी से कन्वर्जन क्यों हो रहा है? कन्वर्जन का जो सबसे बड़ा कारण है उसमें झूठ है, पाखंड है, काला जादू है, अंधविश्वास है, फंडिंग है, बहुत बड़ी मात्रा। फंडिंग बहुत तगड़ी फंडिंग हो रही है। वो क्या कर रहे हैं कि ट्राइबल्स में से जो जहाँ पिछड़े गांव होते हैं, उसमें जो एक सबसे पढ़ा लिखा होता है उससे पकड़ते हैं, उसको पैसा देना शुरू करते हैं। भाई आदमी अगर ड्राइवर की नौकरी करेगा तो 20,000 रुपये महीने कमा लेगा, ठीक है। कांस्टेबल बन जाएगा तो 50,000 1 लाख कमा लेगा। टीचर उचर बन जाएगा तो 50,000 1 लाख कमा लेगा। यहाँ तो पर फैमिली कन्वर्ट कराने के लिए 1 लाख रुपए मिलता है। अच्छा, अगर वो ट्राइबल्स की फैमिली है तो। हाँ, अगर आपने ब्राह्मण की फैमिली कन्वर्ट कर दिया, क्षत्रिय फैमिली कन्वर्ट कर दिया, किसी और या अग्रवाल या वैश्य फैमिली कन्वर्ट कर दिया, तो ये 5 से 10 लाख रुपए है। हर महीने मिलता है पर फैमिली वन टाइम। अच्छा, मतलब आपने महीने में 5 परिवार कन्वर्ट कर दिए तो मिनिमम आपको 5 लाख मिलेगा ही मिलेगा। जो कन्वर्ट करता है उसको मिलता है। अच्छा। ये कहाँ से आता पैसा? इसमें एक तो भारत के अंदर जो ड्रग का पैसा जनरेट हो रहा है वो पैसा है। गल्फ कंट्रीज से हवाला के जरिए पैसा आ रहा है। अच्छा, एक FCRA कानून है, उसके जरिए NGOs को पैसा आ रहा है। अच्छा, तो बहुत बड़े जगह से आ रहा है। बहुत बड़े सारे वेस्टर्न कंट्रीज। हाँ, तो क्रिश्चियन जितनी मिशनरीज हैं उनको FCRA से आ रहा है, और जो जमाती संगठन है इनको खाड़ी देश से हवाला के जरिए आ रहा है। भारत के अंदर जो ड्रग का पैसा है वो जनरेट हो रहा है। इसके अलावा भारत में अंग्रेजों ने 1894 में कानून बनाया जिसके ऊपर कभी चर्चा नहीं होती। अच्छा, वो आपने सवाल पूछ लिया। 1894 में अंग्रेजों ने कानून बनाया, इसको कहते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट। ये देखिए। अच्छा, ठीक है। हाँ। ये कानून बना के अंग्रेजों ने पूरे देश में सिविल लाइन बनाई। अच्छा, पूरे देश भर में सिविल लाइन बनी है। ठीक है। आपको बड़े प्रोमिनेंट शहर हैं होंगे, वहां एक सिविल लाइन मिलेगी आपको, राइट। वहां उन्होंने मैक्सिमम जमीन चर्चेस को दे दिया, जी, क्रिश्चियन मिशनरीज को दे दिया। लेकिन ये तो लीज पे दिया था ना, 99 ईयर की लीज पे। तो लीज तो खत्म हो गई। लीज खत्म हो गई, तो हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने आज तक लिया ही नहीं। 99 ईयर की लीज पूरी हो गई। तो मतलब ये इलीगली बैठे हुए अभी। इलीगल बैठे। अब वो क्या कर रहे हैं, उनको लगता है कि कल को कोई सरकार वापस न ले ले, कल को सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश न कर दे। हाँ। अब वो सिविल लाइन की जमीनों की प्लॉटिंग कर रहे हैं, या सिविल लाइन या जहां पे भी उनकी 99 ईयर की लीज पूरी हो गई उसकी प्लॉटिंग कर रहे हैं। प्लॉटिंग कर रहे हैं मतलब? प्लॉट मतलब बेच रहे हैं। जो जमीन उनकी नहीं है उसको बेच रहे हैं। सिविल लाइन की जमीन 99 ईयर का लीज उनका पूरा हो गया, फिर भी उसको बेच रहे हैं। और सिविल लाइन जमीन बहुत प्राइम लैंड होती है। हम डरते क्या इन लोग से? क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मुझे ऐसे लगता है क्या इन्होंने सारे सांसदों का मुंह बंद कर रखा है, क्या सारी पॉलिटिकल पार्टियों का मुंह बंद कर रखा है। हम 99 ईयर की लीज जिनकी पूरी हो गई उसको कंप्लीट क्यों नहीं, और 10-20 लाख एकड़ जमीन गई है। इसके बाद अंग्रेजों ने एक और कानून बनाया 1927 में, फॉरेस्ट एक्ट। अच्छा, ये अंग्रेजों का कानून है। ये 2 कानून बना के, फॉरेस्ट एक्ट बना के और ये लैंड एक्विजिशन एक्ट बना के, उन्होंने लगभग 20 लाख एकड़ जमीन चर्चेज मिशनरीज को दे दिया। ये फॉरेस्ट एक्ट क्या बोलता है? फॉरेस्ट एक्ट पे जमीन, ये बेसिकली कहने को तो उन्होंने बनाया कि हम फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन एक्चुअली वो प्रोटेक्शन नहीं था, अल्टीमेटली फॉरेस्ट की लैंड को उनको देना था। अच्छा। अंग्रेज कैसे कानून बनाते थे मैं आपको इंटरेस्टिंग एक स्टोरी बताता हूँ जी। अंग्रेजों को पता चला कि नागालैंड में भीम की ससुराल थी, और भीम का बेटा घटोत्कच बहुत पावरफुल था जी। भीम के बेटे घटोत्कच का बेटा बर्बरीक, जिसको हम खाटू श्याम के रूप में पूजा करते हैं, बहुत पावरफुल था। तो उन्होंने पूछा इतना पावरफुल कैसे हो गया? बोले साहब वो नागा हिल्स में ना बहुत अच्छी जड़ी बूटियां हैं, जिन लोगों ने जड़ी बूटियों को खाया बड़े पावरफुल हो गए। अच्छा। तो बोले अच्छा एक काम करो, कानून बनाओ। उन्होंने कानून बना दिया, उस कानून का नाम है बंगाल फ्रंटियर एक्ट। 1872 में। अच्छा। और बोला अब इस नागा हिल्स में जो आएगा वो परमिशन लेके आएगा, वैसे नो एंट्री। अच्छा, ब्रिटिश सरकार का परमिशन लेके ही जाना।
और उन्होंने वहां अपने लोगों को लगा के सारी वहां की जड़ी बूटी खुजवाना शुरू कर दिया कि वो पावर देने वाली जड़ी बूटी कौन सी है। अच्छा, और वो जानते हैं वो कानून आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। आज भी चल रहा है। आप अगर आप नागालैंड में जाएंगे तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। जैसे वीजा ऑन अराइवल नहीं होता, आप बैंकॉक जाएंगे, नेपाल जाएंगे, भूटान जाएंगे, तो आप जाएंगे तो आपको वीजा ऑन अराइवल मिलता है। तो नागालैंड में वीजा ऑन अराइवल आपको नागालैंड में भी आप जाओगे तो पहले आपको एक परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा आप 3 दिन के लिए आए हैं, 5 दिन के लिए आए हैं, कहाँ होटल में रुकेंगे, सारा पूरा एक प्रोसेस होता है, उसकी एक पर्ची कटती है, उसकी एक फी है, सब कुछ करना पड़ेगा। ये देश में आज भी चल रहा है, भारत के अंदर चल रहा है ये अंग्रेज। इसलिए कहता हूं कि अंग्रेजों का एक भी कानून छूटा तो भारत सुरक्षित नहीं रहेगा। जब इन 2 कानूनों से क्रिश्चियंस ने लगभग 20 लाख एकड़ जमीन उनको मिल गई, तो फिर जिन्ना ने 1913 में अंग्रेजों से कहा कि भाई तुमने तो खूब जमीन बांट ली, हमको भी जमीन दो। जो यहाँ बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी जहां जहां राज करते थे वो जमीनें हमारी हो गई, हमको भी जमीन दो। तो पहला वक्फ एक्ट 1913 में बना, ये मेरे पास 1995 का है। अच्छा। लेकिन पहला वक्फ एक्ट बना 1913 में, 1913 में। अच्छा। ये कानून 1913 वाला चला 1953 तक, यानी चला 40 साल। वो 40 साल के बाद जो सर्वे हुआ तो पता चला कि भारत में टोटल प्रॉपर्टी वक्फ की है 50,000 एकड़। अच्छा। 1954 में वक्फ प्रॉपर्टी थी 50,000 एकड़। ठीक है। 1954 में नेहरू जी ने कानून बनाया, उसके बाद इंदिरा ने उसको मजबूत किया, फिर राजीव गांधी ने उसको मजबूत किया, ये 1995 में नरसिंह राव ने इसको मजबूत किया। अच्छा। उसके बाद 2013 में इसको मनमोहन सिंह जी ने मजबूत किया। आज की डेट में वक्फ प्रॉपर्टी है 40 लाख एकड़। तो यानी 500 साल की मुगलों की गुलामी, 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी, 700 साल की गुलामी में टोटल वक्फ प्रॉपर्टी थी 50,000 एकड़। और संविधान लागू होने के बाद, देश आजाद होने के बाद ये वक्फ प्रॉपर्टी बूम कर गई और 50,000 एकड़ से 40 लाख एकड़, यानी 80 गुना बढ़ गई। इसलिए मैंने हम लोगों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया। सरकार ने अमेंडमेंट किया है, काफी कुछ बदलाव हो गया है, लेकिन अच्छा। अभी उसमें काफी कुछ और बदलाव करने की जरूरत है। क्या बाकी है? अभी बाकी ये है कि जो सरकारी जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया है उस पे सरकार को तो वापस लेने की परमिशन मिल गई है। ठीक है। वो रेट्रोस्पेक्टिव हो गया है कि बैक डेट से भी उसको सर्वे करा के ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे सरकार ने कब्जा कर रखा, वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया, उसको लेने का अधिकार नहीं मिला। दूसरा, वक्फ ट्रिब्यूनल खत्म नहीं किया। वक्फ बोर्ड के पास जो खुद का सर्वे करने के लिए सर्वेयर है, वो सर्वेयर खत्म नहीं हुआ। भाई हमारे हिंदू बोर्डों के पास अपना सर्वेयर नहीं है कि हम सर्वे करा के देखें कि हमारी अयोध्या की जमीन कहाँ है, काशी वाली जमीन कहाँ है, मथुरा की जमीन कहाँ है, हमारे पास नहीं है। अच्छा। हमारे अपना सर्वेयर नहीं है हमारे हिंदुओं के पास कि हम पूरे देश में देखें कि भाई कहाँ हमारी जमीन पे मुगलों ने कब्जा किया, जागीरदारों ने कब्जा किया या रजाकारों ने कब्जा किया। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा, नहीं है। लेकिन उनके पास है, उनके पास अपना ट्रिब्यूनल भी है, वो ट्रिब्यूनल अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए हमने कोर्ट में चैलेंज किया। तो मतलब ये सिर्फ फर्स्ट फेज हुआ है? फर्स्ट फेज हुआ। अच्छा, ठीक। फर्स्ट फेज हुआ। मतलब ये कह सकते हैं कि जो पुराना ये कानून है इसमें 66 अमेंडमेंट की जरूरत थी। 66 में से 44 अमेंडमेंट हुआ है। अच्छा। 22 अमेंडमेंट अभी भी बाकी है, इसलिए हमने नए वाले कानून को भी कोर्ट में चैलेंज किया है। ठीक है। ऐसे ही 1958 में एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट बनाया। ओके। और जो हमारी जमीनों पे बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने कब्जा किया था, उसको लेके उनका नामो निशान मिटाने की बजाय उसको लीगलाइज कर दिया, उसको एंशिएंट मोन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में एक जो टेंशन हुआ था औरंगजेब के कब्र को लेके, अब ये कानून औरंगजेब की कब्र को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा। ये कानून ये कहता है कि औरंगजेब की कब्र तोड़ोगे तो 3 साल की सजा होगी। एंशिएंट मोन्यूमेंट है, एंशिएंट मोन्यूमेंट है, ये नहीं करना था। अगर ये कानून नहीं होता तो औरंगजेब की कब्र अब तक खत्म हो चुकी होती। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी का जितने यहाँ पे नामो निशान था उसकी लोग एक एक ईंट उखाड़ते तो अब तक खत्म हो चुका होता। लेकिन ये कानून प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके बाद 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना के जितने भी जो हमारा काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, ये कानून कहता है इसका मुकदमा कोर्ट में चलेगा ही नहीं। ऐसे ऐसे देश में कानून बना हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप भारत को अगर सुरक्षित बनाना है तो केवल अंग्रेजों के ही कानून नहीं, आपको आजादी के बाद बने 50 और भी कानूनों को खत्म करना पड़ेगा, तब जाके भारत सुरक्षित होगा। ये एक भारत में जो ड्रग का कारोबार चल रहा है हमारे लिए बहुत ही खतरा है। ड्रग का कारोबार बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है। मतलब ये मैं कह सकता हूं कि दुनिया के सबसे ज्यादा ड्रग की खपत भारत में हो रही है। हाँ, मुझे लगा कि यूएस में होती होगी। ना। भारत में? भारत क्यों खतरे में है?
दुनिया में सबसे ज्यादा लव जिहाद भारत में हो रहा है। 1000 बेटियां पर डे हमारी लव जिहाद में ट्रैप हो रही हैं जी। दुनिया में सबसे ज्यादा लैंड जिहाद भारत में हो रहा है। 20 लाख एकड़ जमीन पे ऑलरेडी एक कम्युनिटी कब्जा कर चुकी है। 40 लाख एकड़ वक्फ के नाम पे दूसरी कम्युनिटी कब्जा कर चुकी। इसके बावजूद भी सड़क किनारे, हाईवे किनारे, रेलवे किनारे, एक्सप्रेसवे के किनारे, एयरपोर्ट के आसपास, आर्मी कैंट एरिया के आसपास आज भी चर्च बनते जा रहे हैं, मस्जिदें बनती जा रही हैं, मदरसे बनते जा रहे हैं, मज़ार दरगाहें बन रही हैं। मज़ार दरगाह बनाना और मज़ार दरगाह पे जाना हराम है। इसलिए अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में एक भी मज़ार नहीं है, एक भी दरगाह नहीं है। G20 का सम्मेलन हुआ था तो सारे जो राष्ट्राध्यक्ष थे सब महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट पे गए दिल्ली में। लेकिन MBS जो अरब के सुल्तान हैं, मॉडरेट हैं, इसके बावजूद वो गांधी जी की समाधि स्थल पे नहीं गए। क्यों? क्योंकि उनका कहना है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत योग्य नहीं है। जब दूसरा कोई इबादत योग्य नहीं है तो फिर मज़ार क्यों बन रही है? जहां से इस्लाम शुरू हुआ वहां एक भी मज़ार नहीं, जहां से इस्लाम शुरू हुआ वहां एक भी दरगाह नहीं, जहां इस्लाम शुरू हुआ वहां एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं, और भारत में बनते जा रहे हैं। चर्चेज की संख्या कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है। चर्च, और अच्छा इनका सेल्फ फंडिंग हो गया, सिस्टम अच्छा हो गया। जो वो सिविल लाइन की ज़मीनें थी जो अंग्रेज दे के गए थे उसको वो वहाँ पे प्लॉटिंग कर देते हैं, मतलब उसकी बेच रहे हैं। अब सिविल लाइन की ज़मीन बड़ी प्राइम लैंड होती है, वो 3-4 करोड़ रुपए एक बिस्वा मिल जाता है, एक बिस्वा बेचने। तो ये इलीगल सेल्स कैसे चल रहा है? यही तो हमारा मतलब भारत में तो हालत ये है कि सेल की हालत ये है कि आंख बंद करके सेल चल रही है। अच्छा, मतलब कोई व्यक्ति तहसील में जाके 1 लाख रुपए दे और किसी दूसरे की जमीन बेच के आ सकता है। ये तहसील के भ्रष्टाचार चल रहा है, ये कलेक्ट्रेट का भ्रष्टाचार चल रहा है कि वो आंख बंद करके रजिस्ट्री करते हैं, देखते भी नहीं कि अब वास्तव में इसके पास डीड है, इसकी डीड एक्सपायर हो गई है, जो इसको लीज मिली थी वो एक्सपायर हो गई है या चल रही है, कुछ नहीं। आप वहाँ जाके स्टैम्प खरीदो और जो बेच के आना बेच के आ जाओ। दुनिया में सबसे ज़्यादा घुसपैठ जिहाद भारत में हो रहा है। क्या बताया इसके बारे में? 6 करोड़ घुसपैठी है। 6 करोड़ पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं। मुझे याद है 2014 में सरकार ने कहा था कि 5 करोड़ है उस समय भारत। हाँ, यस। तो आज तो डबल हो गया होगा। मैं ये मान के चलता हूँ अगर डबल भी नहीं हुआ होगा जी, तो कम से कम 1 करोड़ तो बढ़ गया होगा। बिल्कुल ही, कम से कम 1 करोड़ तो बढ़ गया होगा। कम से कम कंजर्वेटिव 6 करोड़ तो हैं। जी जी जी, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है और हमारे यहाँ 6 करोड़ घुसपैठिए हैं। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है, हमारे यहाँ 6 करोड़ घुसपैठिए हैं। जी, मतलब आप ये सोचो कि दुनिया, अरब की जनसंख्या क्या है, दुबई की जनसंख्या कितनी है, अबू धाबी कितना है, बहरीन कितना है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो 1 करोड़ से कम है और हम 6 करोड़ घुसपैठियों को लेके बैठे हुए हैं। हर जगह घुसे हुए हैं, हर जगह, हर शहर, हर गांव। मुंबई, आप मतलब अगर मैं मुंबई की बात करूं, मुंबई में सबसे ज्यादा घुसपैठिए मुंबई में रहते हैं अगर हम सिटी वाइज देखें तो। अच्छा, आपका पूरा समुद्र का किनारा देख लो, आप पूरा आप एयरपोर्ट के आसपास देख लो, आपकी जो धारावी थी उसकी पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। पहले धारावी का जो डेमोग्राफिक जो वो बैलेंस था वो 80-20 का था। अच्छा, जस्ट टर्न आउट होकर 20-80 हो चुका है। अच्छा, एकदम धारावी बदल चुका है पूरा। ओह, दुनिया की सबसे, जो एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती मानी जाती है। आप मुंबई में किसी रेलवे लाइन के चलिए, किसी सड़क के आसपास चलिए, देखिए झुग्गियों की हालत क्या है। अभी मैं आपके ऑफिस आ रहा था, मैं ऐसे लग रहा है कि मुंबई झुग्गियों का शहर हो चुका है। और उन झुग्गियों की जांच हो तो पता चले कि वास्तव में उन झुग्गियों में कौन कौन रह रहे हैं। बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बड़े पड़े नाम बदल के, सोनू नाम से, मोनू नाम से, रिंकू नाम से, टिंकू नाम से, गुड्डू नाम से, कॉमन नेम यूज कर रहे हो, अपना असली नाम भी अब नहीं कर रहे हो। अच्छा, और चूंकि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि आप जिस नाम से चाहो उस नाम से आपका आधार बन जाएगा, जिस नाम से चाहो आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। 2000 रुपए में आधार बनता है। ये कहाँ बनता है? किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पे जाओ, इतना आसानी से मिल जाता है। एकदम आप 2000 के नोट दो, आपसे कुछ नहीं पूछेगा, बोले अच्छा फॉर्म भर दो, किस नाम से चाहिए मैं तुम्हारा बना देता हूँ, खत्म। 2000 में आधार बन रहा है, 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा है, 2000 रुपए में राशन कार्ड बन जाता है, 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। ठीक है, इसका हल क्या है? हल तो कठोर कानून। हल यही है, शिक्षा में संस्कार और कानून का खौफ। जब तक आप घुसपैठ को रोकना है तो घुसपैठियों पे कार्रवाई करने से पहले आपको घुसपैठियों के जो मददगार हैं उन पे कार्रवाई करना पड़ेगा। अंदर जो यहाँ बैठे हुए, जी बिल्कुल। हमारे पास ऐसा कोई कानून ही नहीं। तरीका ये है कि हम जो हमारे पास BNS है इसमें एक चैप्टर डालें, ऑफेंस रिलेटेड टू इन्फिल्ट्रेशन,
और घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करें, घुसपैठ को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करें। जानते हैं घुसपैठ नियंत्रण के लिए 1946 का कानून चल रहा था, अभी बदला गया है। अच्छा। अभी तक यही चल रहा था, 2025 तक यही चला है। 1946 ये 46 का इतना सड़ा हुआ कानून है कि 6 करोड़ घुसपैठी आ गए इस घटिया कानून के कारण। हमारा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो जासूसी नियंत्रण का कानून है, ये 1923 का है। 102 साल 103 साल हो गए। 103 साल हो गए। कि 1923 का कानून है और जासूसी करने पे कितनी सजा है? मैक्सिमम 3 साल या जुर्माना। एक जासूस को अगर जहां 10 करोड़ मिल जा रहा है जासूसी करने का, 5 करोड़ मिल जा रहा है, 3 साल क्या है तो अगर 3 साल जेल में रहना भी तो क्या फर्क पड़ता है? जासूसी चल रही है, कानून घटिया है। घुसपैठिए आ गए, कानून घटिया है। घुसपैठियों की मदद हो रही है। क्यों? क्योंकि फर्जी आधार बनाना, फर्जी राशन कार्ड बनाना, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, फर्जी वोटर आईडी बनवाना। न फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना सीरियस क्राइम है, न फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना सीरियस। ये तो सबसे बड़ा सीरियस क्राइम है। हाँ, ये सबसे बड़ा सीरियस क्राइम होना चाहिए, लेकिन है नहीं। चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, परजरी हमारे देश में कोई ये सीरियस क्राइम नहीं है, हीनस क्राइम नहीं है। और दूसरा, हमारे कानून इतने सड़े हुए हैं, हमारा सिस्टम इतना सड़ा हुआ है कि एक व्यक्ति को सजा दिलवाने में कम से कम 1 करोड़ रुपए टैक्स पेयर का पैसा लग जाता है। अच्छा। यस। अगर किसी एक व्यक्ति को सजा होती है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुकदमा चलेगा, हाई कोर्ट चलेगा, सुप्रीम कोर्ट चलेगा। अच्छा। पुलिस उसकी जांच करेगी। अगर आप नीचे से लेके ऊपर तक सबका उसमें सैलरी जोड़ लीजिए, सरकारी वकील की सैलरी जोड़ लीजिए, जिसने जांच किया उस पुलिस के अधिकारी की सैलरी जोड़ लीजिए, जज साहब जो मुकदमा सुन रहे हैं उनकी सैलरी जोड़ लीजिए, और नीचे से ऊपर तक सब जोड़ लीजिए, तो मैं आपको बताता हूं एवरेज एक व्यक्ति को सजा दिलवाने में 1 करोड़ रुपए कम से कम खर्च करता है। कसाब वसाब को सजा दिलवाने में तो कम से कम 20 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है। अच्छा। आतंकवादियों को सजा दिलवाने में 20-20 करोड़ रुपए खर्च होता है। लेकिन सिंपल किसी घुसपैठियों को सजा दिलवाना है तो भी 1 करोड़ रुपए खर्च होगा। तो उसका भी केस सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हाँ, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हर स्टेट में एक सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं है? मैं तो कह रहा हूँ हर मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक जाना क्यों चाहिए? जाना ही नहीं चाहिए ना, जाना नहीं चाहिए। हर मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक क्यों जाना चाहिए? अरे भैया, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करो, रिकॉर्डिंग कर लो, लाइव कर लो, और ज्यादा है सीधे उसका वीडियो जज साहब को दिखा दो। वीडियो सही है तो उसको सजा दे दो। क्यों इतने ज्यादा गवाह चाहिए, फिर गवाह चाहिए, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर गवाहों के बयान, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन? ये पूरा सिस्टम हम इसको बदलना ही नहीं चाहते। ये दिक्कत है। लेकिन बदलना क्यों नहीं चाहते? कि कौन इससे बेनिफिट कर रहा है? इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट करते हैं नेता और नौकरशाह। अच्छा। सबसे ज्यादा मेन बेनिफिशियरी नेता और नौकरशाह। और इन्फिल्ट्रेशन से सबसे बड़ा बेनिफिट किसको मिलता है? इन्फिल्ट्रेशन से सबसे बड़ा बेनिफिट नेताओं को मिलता है। अच्छा। कैसे? वोट बैंक। हाँ, कैसे आपको बताता हूं। जी 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 जी। आपके घर में मान लीजिए 4 वोट होगी, इससे ज्यादा तो नहीं होगी, ठीक है। आप एक परिवार हो, एक यूनिट हो, 4 वोट, ठीक है। आपके नीचे वहीं बगल में झुग्गी में एक यूनिट, एक परिवार में एक यूनिट में 20 वोट है। आपके पास कोई आएगा पूछने हमको वोट करना, आप तो 4 बात उसे सवाल भी करोगे। जी जी जी। 5 साल में क्या किया, ये क्यों नहीं किया, बिजली क्यों नहीं ठीक कराई, नाला क्यों नहीं ठीक कराया, 5 सवाल भी पूछोगे। वो घुसपैठिया तो कुछ नहीं पूछेगा। घुसपैठिए को तो बस उसको सिक्योरिटी मिल जाए कि उसकी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, उसको भारत से निकाला नहीं जाएगा, वो चुपचाप वोट करेगा। अब आप मुझे बताओ, वो नेता आपके पास आएगा घुसपैठिए? नहीं, वो बहुत वैल्यूएबल लोग है, वो वैल्यूएबल है। तो आपके जैसे 5 परिवारों की जो वैल्यू है किसी नेता के नजर में, वो एक घुसपैठिए की परिवार है। हम तो प्रॉब्लमेटिक लोग हैं, वो वैल्यूएबल है। हाँ, वो वैल्यूएबल है। वो कोई सवाल नहीं करेगा। उसको केवल इतना बोला, तेरी झुग्गी नहीं टूटेगी, तू आराम से ही रह, हम तुझे राशन और देते रहेंगे, बस चुपचाप वोट हम तुझे कुछ सरकार आएगी तो हम झुग्गी के बदले मकान भी दे देंगे। ये जो हम योजना लाते ना, स्लम रिहेबिलिटेशन, जहां झुग्गी वहां मकान, इससे हम घुसपैठ को बढ़ा रहे हैं। अरे उसको फाइनलाइज कर रहे हैं, फॉर्मलाइज कर रहे हैं। जांच करने की बजाय वो आया पाकिस्तान अफगानिस्तान से, 5 डॉक्यूमेंट बनाया, और उसी डॉक्यूमेंट को देख के हमने उसको मकान दे दिया, तो हमने तो उसको पक्का नागरिक बना दिया। बिल्कुल। उसको बाहर भेजने के, फिर तो कल को वो सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलेगा, हाई कोर्ट में बोलेगा, साहब देखो इन्होंने हमें डॉक्यूमेंट दिया, इन्होंने तो हमको मकान दिया, और आप कह रहे हैं तुम तो बांग्लादेश तुम चले जाओ। ये हो रहा है भारत में। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे इन लोगों को? सोल्यूशन कठोर कानून। लेकिन इनके पास तो पक्के डॉक्यूमेंट्स है। आज पक्के डॉक्यूमेंट तो तभी रुकने बंद होंगे ना, जब हम फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने को सीरियस क्राइम तो जो जिनके पास अभी तक आ चुके हैं डॉक्यूमेंट्स, वो कभी जाने सकते जाएंगे नहीं? नहीं जाएंगे। कैसे जाएंगे? जाने का इसका एक ही तरीका है,
एक कानून बनाए जी कि घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना बहुत सीरियस क्राइम है। जी जी 3 महीने की विंडो दे दें कि भाई जिनको जिनको छोड़ के जाना है वो 3 महीने में यहाँ चले जाएं। हाँ उसके बाद हम सबसे पहले उनके मददगारों पे कार्रवाई करेंगे। ये जो लोग इनकी मदद करते हैं ना, आधार बनाते हैं, राशन कार्ड बनाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, इनके पास सबका उनका नंबर होता है। ये खुद जा के वहां बोलेंगे भैया तू भारत छोड़ के भाग जा, तेरे चक्कर में हम भी फंसने वाले हैं। फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पार्षदों को देनी पड़ेगी, प्रधान को देनी पड़ेगी, हर जिले के थानेदार को अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी कि प्रत्येक काउंसलर, प्रत्येक प्रधान, प्रत्येक थानेदार ये अपने एरियाज में पिछले अगले 6 महीने के अंदर पूरा सर्वे करके सुनिश्चित करें कि वहाँ एक भी घुसपैठिया नहीं है। तो इतना हमारे पास इतनी मैन पावर है कि जांच की आराम से जांच की जा सकती है। वो मैन पावर तो है हमारे मैन पावर खूब है जी। ठीक है, एक आपने कॉल सेंटर दे दिया कि भाई अगर आपको लगता है आपके आसपास कोई आपको लग रहा है इलीगल है तो यहाँ इस नंबर पे फोन करके आप बता दीजिए। आम जनता भी, हमारे आप जैसे लोग भी बता देंगे, कहीं जा रहे होंगे हमको लगेगा इलीगल है, हम भी फोन करके बताएंगे भाई देखो ये हमको यहाँ झुकी दिख रही है, हमको इसकी भाषा से लग रहा है ये यहाँ का नहीं है, आके जांच कर लो। ये हो सकता है जी। ये असंभव नहीं है, लेकिन इस बस वही है, इसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। तो कुछ हो रहा है इस डायरेक्शन में, इस दिशा में कुछ हो रहा है? अभी तक हमको कुछ दिख नहीं रहा, अभी तक हमको कुछ दिख नहीं रहा। जितना एफर्ट हो रहा है वो हमको ऊंट के मुंह में जीरा जैसा दिख रहा है। पकड़े तो जा रहे हैं, 5 यहाँ पकड़े गए, 8 यहाँ पकड़े गए, थोड़े बहुत इधर उधर, ठीक है। लेकिन वो जो पकड़े जा रहे हैं मुझे लगता है कि वो एक मैसेजिंग के तौर पे पकड़े जा रहे हैं कि हाँ जी हम कुछ कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि जब आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो बिना अगर आप उसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए आप उसको कार्रवाई को कर रहे हैं तो वो सक्सेस नहीं होगा। अगर आपको वास्तव में करना है तो सबसे पहले आपको इन्फिल्ट्रेशन को नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट डिक्लेयर करना पड़ेगा। और जहां से हो रहा है इन्फिल्ट्रेशन बॉर्डर से, वहां पे हमें कुछ करना पड़ेगा। यस, इसको कौन फैसिलिटेट कर रहा है? कौन फैसिलिटेट कर रहा है? दूसरा, करप्शन को आपको हीनस क्राइम डिक्लेयर। करप्शन इज द मेन प्रॉब्लम। यस, मेन प्रॉब्लम इज द करप्शन। एक कभी बॉर्डर पे एक बीएसएफ कमांडेंट पकड़ा गया है। अच्छा, 22 करोड़ रुपए उसके पास मिले हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि पहली बार उसने किया होगा, इसके पहले काफी दिन से कर रहा होगा। 22 करोड़ उसके पास मिले। मैंने पता किया तो बॉर्डर पे लोग बता रहे हैं कि जी 2000 रुपए पर घुसपैठियों का रेट है, पर हेड। हाँ, पर हेड। एक घुसपैठिया अंदर आएगा तो उसके बदले वो 2000 रुपए लेते हैं। इतना आसान है, बस 2000 दे दो, 2000 रुपए दे दो। तो 22 करोड़ का मतलब उसने 1,10,000 घुसपैठियों को अंदर कराया। हम बॉर्डर पे आराम से पकड़ सकते थे, अब अंदर चले गए तो पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए, उनको कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। सवाल यह है कि जिस बीएसएफ के कमांडेंट ने 22 करोड़ रुपए लिया, क्या उसकी सिटीजनशिप खत्म होगी? नहीं, ऐसा हमारे पास कोई कानून नहीं है। क्या हम उसको आजीवन कारावास फांसी दे सकते हैं? नहीं, हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है। आजकल 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, 1,86,000 का कोयला घोटाला हुआ, उसमें तो किसी को आजीवन कारावास फांसी हुआ नहीं। तो फिर 22 करोड़ पे कमांडेंट को कैसे हो जाएगा? आदर्श हाउसिंग स्कैम हुआ, आपके कितने कितने सिंचाई स्कैम हुए, या दुनिया भर के हजारों करोड़ों के स्कैम हुए, किसी कुछ तो हुआ नहीं, उसको कैसे हो जाएगा? तो ना आजीवन कारावास फांसी हम देते हैं करप्ट लोगों को, ना हम उनकी सिटीजनशिप खत्म करते हैं, ना उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करते हैं। भाई किसी व्यक्ति ने अगर 20,000 करोड़ रुपए कमा लिया और उसके ऊपर 2,000 रुपए का जुर्माना लग रहा है, या 2 लाख का जुर्माना लग रहा है, या 2 करोड़ का जुर्माना लग रहा है, तो क्या फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको अगर 5 साल की सजा हो जाती तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे ये सिस्टम का फेलियर है। दुनिया में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हमारे यहाँ हो रहा है। 1500 परिवार पर डे कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी 10,000 हिंदू पर डे हो रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी तेजी से हमारी बढ़ रही है। 90,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं। अच्छा, 90,000। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं अब तो जी पॉपुलेशन जो है बहुत कंट्रोल हो गई है। आज भी मैं जानता हूं, सैकड़ों फैमिली में जानता हूं दिल्ली एनसीआर में जिनके 10 से 20 बच्चे हैं। 10 से 20 बच्चे? यस, 10 से 20 बच्चे। यंग पढ़े लिखे लोग, कितने बच्चे? 7 बच्चे, 8 बच्चे, 9 बच्चे। क्यों भैया? फिर कहेंगे नहीं TFR डाउन हो गया। TFR डाउन हुआ है हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख के कारण। ये जो TFR 2 तक आ गया है, जी जी, हाँ, ये 2 आया हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के कारण। नहीं तो केरल में एक नर्स थी, उसके 13वां बच्चा भी पैदा हुआ है। अच्छा, नर्स है वो, पढ़ी लिखी है, वो अनाड़ी नहीं है, फिर भी 13 बच्चे। क्यों? इस देश में पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा चल रहा है। भारत में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक जिहाद चल रहा है। अच्छा, हलाल सर्टिफिकेशन लगभग 50,000 करोड़ का धंधा है ये। क्यों भाई? हमारे पास FSSAI है ऑलरेडी, हमारे पास BIS है, हमारे पास हॉल मार्किंग का अपना सिस्टम है,
हमारे पास जब सरकारी एजेंसीज हैं सर्टिफिकेशन के लिए, तो फिर हलाल सर्टिफिकेशन क्यों? ये तो टैक्स हो गया ना। टैक्स हो गया। किसी की चीन से हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही कि तुम अपने सर्टिफिकेट को हलाल सर्टिफाई कराओ? चीन तो कोई भी उसका प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड नहीं होता, फिर सब लोग कैसे यूज कर रहे हैं? भारत में हलाल सर्टिफाइड चाहिए। चीन का एक भी प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड नहीं होता है ना, नहीं होता है। चीन वाला प्रोडक्ट सब खाएंगे, लेकिन भारत में कहेंगे नहीं हलाल सर्टिफाई करो तब खाएंगे। तो ये कौन देता है हलाल? कुछ प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट यहाँ पे भारत में बैठे हुए हैं जो इस सर्टिफिकेशन से पैसा कमा रहे हैं, और ये जो 50,000 करोड़ आ रहा है, इससे घुसपैठियों की मदद की जा रही है, इससे धर्मांतरण कराने वालों की मदद की जा रही है, इससे लफ्ज़ जिहाद को प्रमोट किया जा रहा है, लफ्ज़ जिहाद की फंडिंग की जा रही है। मथुरा में एक लड़का पकड़ा गया, उसने 50 लड़कियों को टारगेट किया था लफ्ज़ जिहाद में ट्रैप करने का। एक लड़के ने ऑटो चलाता था, इमरान नाम है, और अब तक 23 लड़कियों को उसने ट्रैप किया है। और जानते हैं उसके पास 23 लाख कैश आ चुका था, पर हेड उसको 1 लाख रुपए मिल रहा था। अच्छा। और 23 लाख उसके पास आ गया। हमारे पास ऐसा कानून है कि उस इमरान को, जिसने 23 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद किया, 23 लड़कियों को पूरे जीवन जलालत में रहने के लिए मजबूर कर दिया, वो सारे जो 23 पेरेंट्स हैं जो पूरी जिंदगी भर लोगों से नजर नहीं मिला पाएंगे, उनको मजबूर किया। क्या उस इमरान को हम फांसी दे सकते हैं? नहीं। क्या उस इमरान की हम 100% प्रॉपर्टी जब्त कर सकते हैं? नहीं। क्या उस इमरान की हम सिटीजनशिप खत्म कर सकते हैं? वर्तमान कानून के हिसाब से नहीं कर सकते। तो जब तक भय नहीं पैदा होगा, तब तक जो है अपराध नहीं कम होगा। क्या कारण है कि हिंदू दुबई में मात्र 10% है, और वो वहां पे सुरक्षित फील करते हैं। मैंने दुबई में कभी लफ्ज़ जिहाद नहीं सुना। मैंने दुबई में कभी कन्वर्जन में नहीं सुना कि किसी ने वहां कन्वर्ट कर दिया हो। नहीं। दुबई में आखिर घुसपैठिए कि वो दुबई क्यों नहीं जाते, भारत क्यों आते हैं? तो ये जो भारत में जो कुछ चल रहा है, उसके लिए ये जो घटिया कानून है, एजुकेशन जिहाद बड़े पैमाने पे चल रहा है, और इस एजुकेशन जिहाद के लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। अच्छा। भारत के संविधान की ठीक से इंटरप्रिटेशन की नहीं गई। अच्छा। भारत के संविधान में WAQF नाम का शब्द नहीं है, फिर भी वक्फ बोर्ड चल रहा है, वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, मजहब के नाम पे जो है वजीफा चल रहा है, लोन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। ऐसे भारत के संविधान में मदरसा नाम का शब्द ही नहीं है। अच्छा। भारत का संविधान मदरसा खोलने और मदरसा चलाने की इजाजत सरकार को नहीं देता। जिसको रिलीजियस टीचिंग करना अपने घर में कर लो, लेकिन मदरसा बोर्ड नहीं बन सकता, मदरसे की डिग्री वैलिड नहीं हो सकती। आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है कि सभी लोगों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। अच्छा। राइट। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को की रीडिंग, ये देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, आपको दिख रहा होगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जी। साफ साफ दिख रहा है। हाँ। आर्टिकल 30 है। इस आर्टिकल 30 के नाम पे पूरे देश में मदरसे चल रहे हैं। अच्छा। जबकि आर्टिकल 30 में क्या लिखा है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मदरसा इज नॉट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मदरसा इज अ दीनी तालीम सेंटर। अच्छा। इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब था सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, लेकिन उसमें वो सेक्युलर शब्द नहीं, सेकुलर शब्द पढ़ा नहीं उस समय, सेकुलर शब्द था ही नहीं। अच्छा। ये तो 1976 में है। हाँ, ये 46 की बात है। ये तो 49 की बात है, 49 की बात है, 50 की बात है, 50 को हमने अडॉप्ट कर लिया। जी। तो मदरसा नहीं है, इसके बाद भी मदरसा बोर्ड चल रहा है, और मदरसा बोर्ड का मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिड कर दिया। माइनॉरिटी के नाम पे माइनॉरिटी कमीशन बन गया है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बन गई है, माइनॉरिटी के नाम पे लोन चल रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा चल रहा है, केंद्र सरकार भी माइनॉरिटी के नाम पे पैसे खर्च कर रही, कम से कम 5,000 करोड़, राज्य सरकारें भी 1,000 करोड़, 500 करोड़, 1,500 करोड़, 2,000 करोड़ खर्च कर रही हैं। देश में इस समय लगभग 25,000 करोड़ रुपए हर साल माइनॉरिटी के नाम पे खर्च हो रहा है। लेकिन माइनॉरिटी कौन है? गॉड नोस। कितने % वाला माइनॉरिटी आज तक बताया नहीं। माइनॉरिटी नेशनल लेवल पे होगा, स्टेट लेवल पे होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं है, डिफाइन ही नहीं किया, डिफिनीशन ही नहीं बनाई माइनॉरिटी की। मैं आपसे पूछता हूं, माइनॉरिटी की यूनिट क्या होनी चाहिए जी? कुछ 100 या कुछ 1000, या चलो देश बड़ा है तो कुछ लाख। जी ठीक है भाई, भारत बहुत बड़ा है तो एक काम करो, जो 10 लाख हैं, 15 लाख हैं, 20 लाख हैं, टोटल ऑल ओवर इंडिया, हाँ, उनको आप माइनॉरिटी मान लो। जी, कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए। हाँ, यहूदी माइनॉरिटी हो सकते हैं जी, पारसी माइनॉरिटी हो सकते हैं, बहाई माइनॉरिटी हो सकते हैं, ठीक है, जिनकी पॉपुलेशन करोड़ में है,
1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, वो माइनॉरिटी कैसे हो जाएंगे? अरब, दुबई वगैरह तो 1-1 करोड़ के देश हैं जी। तो यहाँ 1 करोड़ वाला देश, 1 करोड़ वाली पॉपुलेशन माइनॉरिटी कैसे हो सकती है? मैंने इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये जो माइनॉरिटी कमीशन, ये जो माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया था ना, ये 1992 में बनाया था कांग्रेस ने। ये आज भी चल रहा है। अच्छा। इसलिए इसको मैंने चैलेंज किया। और आपको जान के आश्चर्य होगा, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट बना, हाँ, तो 2012 में इसको अमेंड करके इसमें से मदरसों के ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। जब 2009 में ये कानून बना तो इस कानून में ये लिखा गया कि चाहे वो कोई भी स्कूल होगा जहां भी 14 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे, वो राइट टू एजुकेशन के दायरे में आएगा, इस कानून के दायरे में आएगा जी। वो गुरुकुल होगा, मिशनरी स्कूल होगा, मदरसा होगा, जहां भी 14 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे जी। भारत में किसी भी गुरुकुल ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई कि जी हमें कानून के दायरे से बाहर करो। हाँ। किसी मिशनरी स्कूल ने नहीं कहा हमें कानून के दायरे से बाहर करो। लेकिन 2011 में मदरसों ने आवाज उठाई, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आवाज उठाई, जमीयत उलमा हिंद ने आवाज उठाई, और कांग्रेस की सरकार ने 2012 में इस कानून को बदल के मदरसों को इसके दायरे से बाहर निकाल दिया। अच्छा। और आज भी बाहर निकाल दिया। नतीजा क्या है? मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है सरकार ऑडिट नहीं कर सकती। मदरसों में कौन सी किताब है कोई जाके पूछ नहीं सकता, भाई अपनी किताब दिखाओ। मदरसों में पढ़ने वाला कौन है सरकार उसको ऑडिट नहीं कर सकती। अच्छा। मदरसों में पढ़ाने वाला कौन है सरकार उसको ऑडिट नहीं कर सकती। पूरी देश में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए एक एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है जिसका नाम है टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अच्छा। टेट बोलते हैं। टेट, ओके। वो पूरे देश में है। लेकिन मदरसों में पढ़ाने के लिए टेट क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है। अच्छा। ये चल रहा है भारत के अंदर। दुनिया में सबसे ज्यादा मदरसे भारत में खुल गए हैं। अच्छा। मुगलों ने अपने 500 साल के शासन में 1000 मदरसे खुलवाए थे। आज की डेट में भारत में संविधान लागू होने के 75 साल के अंदर अंदर 3 लाख मदरसे खुल गए। 3 लाख। अंग्रेजों ने 200 साल के शासन में लगभग 1000 कॉन्वेंट स्कूल खुलवाए थे, मॉन्टेसरी स्कूल। आज की डेट में उनकी संख्या भी 3 लाख हो गई है। और अंग्रेजों के पहले, मुगलों के पहले भारत में, अंग्रेजों के पहले भारत में 7.25 लाख गुरुकुल थे। अब उनकी संख्या 7000 हो गई है। तो गुरुकुल खत्म, वैदिक स्कूल खत्म, और मदरसा और मिशनरी स्कूल लगातार बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारी व्यवस्था घटिया है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, तो आपको सबसे पहले जो क्राइम नेशनल लेवल पे हैं उनके लिए 1 नेशन 1 पिनल कोड बनाना पड़ेगा। लफ्ज़ जिहाद पूरे देश में हो रहा है तो एक चैप्टर आपको इस बीएनएस में लफ्ज़ जिहाद के ऊपर डालना पड़ेगा। लैंड जिहाद पूरे देश में हो रहा है, एक चैप्टर इस बीएनएस में ऑफेंस रिलेटिंग टू लैंड जिहाद, लैंड ग्रैबिंग, ये ऐसा डालना पड़ेगा जी। धर्मांतरण पूरे देश में हो रहा है, एक चैप्टर इसमें धर्मांतरण पे रखना पड़ेगा। घुसपैठ पूरे देश में हो रही, इसलिए एक चैप्टर, अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं, एक चैप्टर आपको इसमें रखना पड़ेगा। इकोनॉमिक जिहाद पूरे देश में हो रहा है, इसलिए आपको 1 नेशन 1 सर्टिफिकेशन सिस्टम लागू करना पड़ेगा। नो हराम, नो हलाल, ओनली 1 नेशन 1 सर्टिफिकेशन। इस सिस्टम को आपको इफेक्टिवली लागू करना पड़ेगा। भारत में बड़े पैमाने पे जो इलेक्शन जिहाद हो रहा है, इसको रोकने के लिए आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को बदलना पड़ेगा। इलेक्शन जिहाद क्या है? इलेक्शन जिहाद हो रहा है कि पूरा प्लान्ड वे में इलेक्शन के पहले मीटिंग होती है और मीटिंग करके वहां से फतवा निकलता है, इस व्यक्ति को वोट देना है। अच्छा। पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को वोट देना है, पर्टिकुलर इस वाली पार्टी को वोट देना है। आपके महाराष्ट्र में भी हुआ था, देवेंद्र फडणवीस जी ने इलेक्शन जिहाद का मुद्दा उठाया भी था। अच्छा। कि इलेक्शन जिहाद, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे एक कम्युनिटी ऐसी है जो किसी भी पार्टी की नहीं है, वो स्टेट वाइज वोटिंग करती है। जैसे वो कम्युनिटी बिहार में आरजेडी को वोट करती है, ठीक है, वही कम्युनिटी बंगाल में जाके टीएमसी को वोट करती है। अच्छा। वो कम्युनिटी दिल्ली में आके आम आदमी पार्टी को वोट करती है। वो कम्युनिटी राजस्थान में कांग्रेस को वोट करती है, गुजरात में कांग्रेस को वोट करती है, और आपके महाराष्ट्र में सीट वाइज उसने वोट किया कि यहाँ पे शिवसेना को वोट करना है, यहाँ पे उसको एनसीपी को वोट करना है, यहाँ पे उनको कांग्रेस को वोट करना है। इतना कंट्रोल है इन लोगों को? इतना कंट्रोल, इतना प्लान्ड वे में कंट्रोल है। अच्छा। इसको इलेक्शन जिहादी कहेंगे और क्या कहेंगे? जहाँ पे आदमी अपने बुद्धि विवेक से वोट नहीं कर रहा है, आइडियोलॉजी के हिसाब से वोट नहीं कर रहा है, मैनिफेस्टो के हिसाब से वोट नहीं कर रहा है, बल्कि उसको जहाँ कहा जा रहा है वहाँ वोट कर रहा है। तो डेमोक्रेसी को पूरा बर्बाद कर रहे हैं। ये तो बर्बाद करने वाला है। तो ये भारत में इलेक्शन जिहाद चल रहा है, इसलिए इसको रोकना जरूरी है।
भारत को बचाना है तो भारत में मदरसा मिशनरी एजुकेशन सिस्टम बदलना पड़ेगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करना पड़ेगा। भारत को बचाना है तो ये जो मजहब के आधार पर अलग अलग नियम कानून चल रहे हैं इनको खत्म करके आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना पड़ेगा। भारत को बचाना है तो आपको वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना पड़ेगा, वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस का बिहेवियर पूरे देश में अलग अलग है। अच्छा, और अलग अलग क्यों है? क्योंकि ये 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है? 1861 का, ये अंग्रेज बना के गए थे। अच्छा, इसलिए मैं कहता हूं कि एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो भारत सुरक्षित नहीं रहेगा। अब ये कानून अंग्रेजों ने बनाया, इसी कानून का उपयोग करके उन्होंने सावरकर जी को काला पानी दिया, इसी कानून का उपयोग करके उन्होंने जलियांवाला बाग में गोली चलवा दिया। हमारे हजारों की संख्या में हमारे पूर्वजों की उन्होंने हत्या कराई इस कानून का यूज करके। दुर्भाग्यवश इस कानून को बदल के एक वन नेशन वन पुलिस कोड या कहें यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू हो, एक पुलिस चार्टर लागू हो, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी तय हो, पुलिस को थोड़ा स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाया जाए, इस पर कभी चर्चा ही नहीं हुई। तो पुलिस, चूंकि कानून अंग्रेजों वाला चल रहा है, तो जो पुलिस पहले अंग्रेजों के इशारे पे नाचती थी अब वो सत्ता के गुलाम हो गई है। सत्ता चाहेगी तो एफआईआर होगा, नहीं तो नहीं होगा। सत्ता चाहेगी तो अपराध नहीं किया तो भी जेल में डाल देंगे, और सत्ता चाहेगी तो अपराध किया तो भी जेल में नहीं डालेंगे। तो ये जो पुलिस पूरी तरीके से सत्ता के गुलाम होकर बैठी हुई है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। आज की डेट में आप देख लो, यूपी की पुलिस का बिहेवियर अलग है जी। योगी जी के आने के पहले जो पुलिस आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले रही थी, आज की डेट में वही पुलिस आतंकवादियों के घर बुलडोजर चला रही है। क्यों? क्योंकि शासन बदला। कानून ऐसा होना चाहिए कि आप जो पुलिस हो वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रहे। जी जी बिल्कुल। बहुत ज्यादा उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आना चाहिए कि रूलिंग पार्टी आ गई तो हम ऐसा बिहेवियर करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा हो रहेगा फिर तो बंगाल की पुलिस हमेशा अलग बिहेवियर करेगी, केरल की पुलिस अलग बिहेवियर करती रहेगी। पूरे देश में तो ऐसा हो नहीं सकता, पूरे देश में एक ही पार्टी की सरकार रहे, फिर तो सरकार तो चेंज होगी। इसलिए ये कि यूनिफॉर्म पुलिस कोड की जरूरत है। सबसे जो ज्यादा जरूरत है अभिजीत जी, वो जस्टिस विद इन ईयर की जरूरत है, एक जुडिशियल कोड की जरूरत है, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड की जरूरत है। जज मनमानी कर रहे हैं, जज कुछ भी फैसला दे रहे हैं, उनको पता है कि ज़्यादा कुछ होगा नहीं। भाई अल्टीमेटली आप जरा सोचो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर मान लीजिए जज ने पैसा लेके आपके खिलाफ फैसला दे दिया, तो इसलिए दे दिया क्योंकि उसको पता है कि आप मैक्सिमम ये कर सकते हो कि उसके फैसले को आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। उसको आप जेल में नहीं डलवा सकते। आपको पता है इसने भ्रष्टाचार किया, पता है इसने पैसा लेके गलत फैसला दिया, फिर भी आप कहीं शिकायत नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते, कोई रिकॉर्ड नहीं, और आप शिकायत कर भी दोगे तो कुछ होगा नहीं जी। इसलिए भ्रष्टाचार जुडिशरी में चल रहा है। अच्छा, अभी नोटों की बोरी मिली थी ना, हाँ, हाई कोर्ट में। आप जरा सोचिए ना कि नोटों की बोरी मिल गई, सब कुछ हो गया, 14 मार्च को नोटों की बोरी मिली, 3 महीने पूरा हो चुका, आज तक एफआईआर नहीं हुआ। अभी इम्पीचमेंट होगा, बहुत करेंगे, उनको नौकरी से निकाल देंगे ना, सजा तो नहीं होगी ना। हाँ, अगर हमने जब नोटों की बोरी मिली तुरंत एफआईआर करते, जज साहब का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करते, उनको उठा के अगर हम आजीवन कारावास फांसी पर चढ़ा देते तो हमारा जुडिशियल सिस्टम ठीक हो जाता। सारी एक खौफ पैदा होता है, भैया आज ठीक से करना है। तो ये जो जुडिशियल सिस्टम है इसको बदलने की जरूरत है। टैक्स सिस्टम इतना हमारा घटिया है, इस टैक्स सिस्टम के कारण पूरा का पूरा बिजनेस डाइवर्ट होता चला जा रहा है, पूरा बिजनेस हाथ से निकलता जा रहा है। उदाहरण आपको देता हूं जी। अमर और अकबर, हाँ, 2 दोस्त हैं, ठीक है, हो सकते हैं, हो सकता है। दोनों कह रहे हैं चलो हम एक काम करो, हम टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, ठीक है। दोनों के पास 1-1 करोड़ है, हम सब कुछ इक्वल लेके चलते हैं, ठीक है। अमर ने 1 करोड़ रुपए लिया, अकबर ने भी 1 करोड़ लिया, बोले चलो सब लोग 10-10 लाख वाली गाड़ी खरीदते हैं। तो अकबर ने 1 करोड़ रुपए में 10 गाड़ी खरीद लिया, ठीक है। वो इसलिए खरीद लिया कि उसका परिवार बड़ा था, 10 लोग थे, उसने एक गाड़ी 1-1 लोगों के नाम पे खरीद लिया, ठीक है। अमर का परिवार छोटा, हाँ, तो वो 10 गाड़ी अपने नाम खरीद ही नहीं सकता, तो उसको एक कंपनी बनाना पड़ेगा, अमर टूर एंड ट्रेवल, ठीक है, राइट। अकबर को कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब अमर को अमर टूर एंड ट्रेवल बना लिया, तो अमर सफेद पट्टी वाली गाड़ी नहीं खरीद सकता, उसको पीली पट्टी वाली गाड़ी खरीदनी पड़ेगा, यानी टूर एंड ट्रेवल वाली गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। अच्छा, अब जब टूर एंड ट्रेवल वाली गाड़ी खरीदेगा तो उसका रोड टैक्स और इंश्योरेंस ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, तो जो गाड़ी अकबर को 10 लाख में पड़ी, अमर को वो गाड़ी 11 लाख में पड़ेगी। ओह, अच्छा। तो 10 गाड़ी खरीदने में अकबर ने 1 करोड़ में खरीद लिया, अमर को 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। अच्छा, 10% एक्स्ट्रा हो गया। अब जब उसने अमर टूर एंड ट्रेवल बना लिया
तो वो घर से अपना काम नहीं कर सकता, उसको एक ऑफिस भी दिखाना पड़ेगा, कहीं रोड पे किराए पे लेना पड़ेगा, हाँ, तो वो भी एक्स्ट्रा हो गया। तो वो भी एक्स्ट्रा हो गया। अब चूंकि उसने टूर एंड ट्रेवल कंपनी बना लिया तो वो जीएसटी के दायरे में आ गया, हाँ वो इनकम टैक्स के दायरे में आ गया जी, वो टीडीएस के दायरे में आ गया, वो वैट के दायरे में आ गया। चूंकि उसने कंपनी बना लिया और सबके दायरे में आ गया तो बेचारा कागज तो भर नहीं पाएगा। अब उसको सीए भी एक चाहिए, सीए भी चाहिए, तो सीए का पैसा, जी, सीए का भी खर्चा। हाँ, तो नतीजा ये होगा कि अमर 12 रुपए पर किलोमीटर से नीचे गाड़ी चला ही नहीं पाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। और अकबर जिसकी सफेद पट्टी की गाड़ी है, जिसका इंश्योरेंस कम है, जिसको जीएसटी नहीं देना है, जिसको इनकम टैक्स नहीं देना, जिसको वैट नहीं देना, जिसको टीडीएस नहीं देना, जिसको किसी इंस्पेक्टर से नहीं मिलना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जैसे इंस्पेक्टर से नहीं मिलना, जिसको चार्टेड अकाउंटेंट से नहीं मिलना, जिसको सड़क पे ऑफिस नहीं खोलना, वो 10 रुपए में गाड़ी चला लेगा। अच्छा, तो सवारी किसके पास ज्यादा आएगी? अकबर के पास। तो कुछ दिन के बाद अमर का सारा बिजनेस शिफ्ट हो जाएगा। अमर के पास बेचारा खाली बैठा रहेगा, अकबर के बढ़िया गाड़ियां चलती रहेंगी, तो अमर भी अपनी गाड़ी उसको आधे अधूरे दाम में दे के बोले काम तू गाड़ी चला भैया, हम तो जा रहे हैं, कोई और धंधा करेंगे। ये इस घटिया टैक्स सिस्टम का परिणाम। इसलिए मैंने इसको कोर्ट में चैलेंज किया, ये इनकम टैक्स खत्म हो, जीएसटी खत्म हो, वैट और टीडीएस खत्म हो, भारत में एक्सपेंडिचर टैक्स लगना चाहिए। कमाई पे कोई खर्चा नहीं होना चाहिए, खर्च करने पे टैक्स लगना चाहिए। आप कितना भी कमाओ, अल्टीमेटली आप कमा के क्या करोगे? खर्च करोगे ना जी। तो कमाने पे भी टैक्स ले रहे हो, खर्च करने पे भी टैक्स ले रहे हो। जी बिल्कुल। ये डबल टैक्स क्यों? सबको कमाने दो जो जितना कमा रहा है। अमर को भी कमाने दो, अकबर को भी कमाने दो, एंथोनी को भी कमाने दो, सबको कमाने दो। कमाई पे कोई खर्चा नहीं जी। जो जितना खर्च करेगा, भाई जो 10,000 की कोट पहनेगा वो ज्यादा टैक्स देगा, जो 1,000 रुपए कोट पहनेगा कम टैक्स देगा। अल्टीमेटली जो पैसा आएगा वो कहीं न कहीं खर्ची तो होगा, तो खर्च एक्सपेंडिचर टैक्स लगाइए आप जी। इस पे। ये हमारा जो टैक्स सिस्टम है इसको बदलने की जरूरत है। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने की जरूरत है। भारत में जो बेनामी लेन देन चल रहा है हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। हाँ। भारत में एक धरोहर संहिता बनाने की जरूरत है, और सबसे इंपॉर्टेंट है गुलामी की सोच बदलने की जरूरत है। गुलामी की सोच तभी बदलेगी जब हम गुलामी का नामो निशान मिटाएंगे जी। जब हम गुलामी के नाम पे जो सड़क मोहल्ले गलियां चल रही हैं उनको हटाएंगे, बदल के अपने महापुरुषों के नाम पे रखेंगे। जी बिल्कुल। जब हम गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदलेंगे, जब हम गुलामी की चिकित्सा बदलेंगे, तब गुलामी की सोच खत्म होगी। जी। जब तक गुलामी की पुलिस व्यवस्था है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था है, गुलामी की टैक्स व्यवस्था है, गुलामी की चुनाव व्यवस्था है, गुलामी की व्यापार व्यवस्था है, तब तक गुलामी की सोच खत्म नहीं होगी। गुलामी की सोच नहीं खत्म होगी तो हमारा एक्शन वैसे ही होगा। जी बिल्कुल। एक्शन वैसे ही होता रहेगा। ये इसलिए इसको बदलने के लिए जरूरी है कि भारत में अब समय आ गया है, टैक्स रिफॉर्म करें, पुलिस रिफॉर्म करें, जुडिशियल रिफॉर्म करें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करें, एजुकेशन रिफॉर्म करें। रिफॉर्म करना जरूरी है, नियम कानून बदलना जरूरी है। अल्टीमेटली देश तभी सुरक्षित होगा जब शिक्षा में संस्कार होगा और कानून का खौफ होगा। जब तक ये नहीं होगा भारत सुरक्षित नहीं हो सकता। तो ये सारे रिफॉर्म्स कौन कर सकता है, किसके हाथ में ये है? ये तो सारा केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। केंद्र सरकार को सारा का सारा केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ जी। ये भारत में ड्रग का इतना कारोबार चल रहा है। हाँ। सिंगापुर में आपको रत्ती भर ड्रग नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। आप तो सिंगापुर ट्रेवल करते होंगे, आप देख लीजिए वहां पर तो डेथ सेंटेंस है, इमीडिएट डेथ सेंटेंस। जी जी जी। हम डेथ सेंटेंस क्यों नहीं बना सकते? हम सिंगापुर, अगर हम देखिए, अगर आपके घर में चोरी नहीं हो रही है, आपके घर का ताला नहीं टूटता, और मेरे घर का ताला बार बार टूट रहा है, मेरे घर में बार बार चोरी हो रही है, तो चोर की गलती थोड़ी है, हमारा ताला गड़बड़ है। डेफिनेटली जी। तो हमें क्या करना चाहिए? आपसे बात करना चाहिए कि भैया आपने कौन सा ताला लगाया, आपने कौन सा गेट लगाया, लाओ वही गेट हम भी लगा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब हम अपना घर बनाते हैं तो 10 देशों का, मतलब 10 लोगों का घर देखते हैं। हाईवे बनाते हैं तो 10 देशों का हाईवे देखते हैं। एयरपोर्ट बनाते हैं तो भी 10 देशों का एयरपोर्ट देखते हैं। बाकी जितने फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, उसमें हम दूसरों से कंपेयर करते हैं जी। तो जुडिशियल सिस्टम हम दूसरों से कंपेयर क्यों नहीं करते? पुलिस सिस्टम हम दूसरों से कंपेयर क्यों नहीं करते? एजुकेशन सिस्टम में हम कंपेयर क्यों नहीं करते? हम इस बात पे क्यों नहीं सोचते कि क्या कारण है इतनी जासूसी, गद्दारी, सब कुछ भारत में है, जापान में क्यों नहीं है? क्या उन्होंने ऐसा कर रखा है? उसको हमें देखना चाहिए जी। ये हमारे देश की फेलियर रही है कि हमारे रक्षा मंत्री दूसरे देशों के रक्षा मंत्री से बैठ के डिफेंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। हमारे वित्त मंत्री दूसरों देशों के वित्त मंत्री के साथ बैठ के इकोनॉमी पे डिस्कशन करते हैं। राइट।
हमारे विदेश मंत्री दूसरे देशों के विदेश मंत्री के साथ बैठ के विदेश मामले पे डिस्कस करते हैं। आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे कानून मंत्री जापान के कानून मंत्री के साथ बैठ के, सिंगापुर के कानून मंत्री के साथ बैठ के, अमेरिका के कानून मंत्री के साथ बैठ के ये डिस्कस कर रहे हो कि भाई हमारे आपके यहाँ कौन कौन सा अपराध आपने कैसे कंट्रोल किया, थोड़ा हमको ही बताओ। जी बिल्कुल। आज तक मैंने कभी ये नहीं देखा कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, फिनलैंड के एजुकेशन मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन मिनिस्टर या जापान के एजुकेशन मिनिस्टर या सिंगापुर के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ बैठ के डिस्कस कर रहे हो कि आप क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हो। कोई डिस्कशन ही नहीं है। हमने तो एजुकेशन मिनिस्टर भी बंद कर दिया ना, कुछ और नाम दिया उसको। नहीं एचआरडी मिनिस्ट्री को, एचआरडी मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्सेज है आजकल। हाँ, तो वो सिस्टम अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री है। लेकिन सवाल ये कि हम बेस्ट प्रैक्टिस क्यों अडॉप्ट नहीं कर, ना हम दुनिया से सीख रहे हैं, ना हम अपने पुराने सिस्टम को देख रहे हैं कि हमारे तक्षशिला यूनिवर्सिटी में क्या था, हमारे बोले कि विश्वगुरु, हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या था, इसको हम देखते नहीं। भारत में लाखों माँ बाप नशेड़ी बच्चों से परेशान है, नशेड़ी बच्चों, लाखों बहनें नशेड़ी पतियों से परेशान है, लाखों परिवार बर्बाद हो रहे हैं इस ड्रग के कारण। ड्रग के कारण। कहां से आते ड्रग्स? पूरा बाहर से आ रहा है, अफगानिस्तान से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, चाइना भी भिजवा रहा है। मणिपुर में कुकी लोग पॉपी प्लांटेशन कर रहे हैं, वहां से आ रहा है भारत के अंदर। एग्जैक्टली मैं यही कहने वाला था। तो भारत के अंदर भी जनरेट हो रहा है। इसको बंद कर सकते हैं, 100% बंद कर सकते हैं। मैं कहता हूं, मैं तो 1 साल के अंदर भारत को ड्रग फ्री बना सकता हूं। 1 साल के अंदर। कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, इस कानून को बदलना, इसकी कोई लागत थोड़ी आती है। अच्छा, केवल इस कानून को बदलना है, जुडिशियल सिस्टम को ठीक करना है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना है। पूरा का पूरा ड्रग कारोबार कैश में होता है तो हमको कैश को रोकना है, यानी 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर देना है। 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर देंगे। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिए, ड्रग खत्म हो जाएगा। और ड्रग खत्म हो जाएगा, हमारा संस्कार बचेगा। पंजाब में जो कन्वर्जन हो रहा है इस ड्रग के कारण हो रहा है। ड्रग के कारण? यस। मिशनरीज जो कन्वर्ट करती हैं वो पहले लोगों को थोड़ा नशा देती हैं। अच्छा। और उसके बाद जब ड्रग एडिक्ट हो जाता है व्यक्ति, जब आदमी कोई ड्रग एडिक्ट हो गया, उसको कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क, हाँ, तो ये हो रहा है भारत में। कन्वर्ट करने के लिए एक कम्युनिटी किडनैपिंग करती है और दूसरी कम्युनिटी कन्वर्ट करने के लिए ड्रग को दे रही है। ये कहानी चल रही भारत में। भारत में आज भी हमने बना दिया, यूएन के दबाव में हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन बना दिया। भारत में बहुत सारे कानून क्या किया, हमने यूएन के दबाव में बनाया। यूएन के दबाव? अच्छा। क्योंकि हम यूएन के मेंबर हैं जी, तो वहाँ बीच बीच में प्रस्ताव आता है, हाँ, भाई करप्शन रोकने के लिए सब लोग कानून बनाओ। तो जितने मेंबर्स हैं, जितने भी कंट्रीज यूएन के मेंबर हैं, चाहे वो परमानेंट मेंबर हैं या टेम्परेरी में, सबको कानून बनाना पड़ता है। अच्छा। तो यूएन के प्रेशर में हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। इससे हुआ क्या? लेकिन कुछ नहीं हुआ। यूएन के प्रेशर में हमने बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट बना दिया। अच्छा। कुछ नहीं हुआ। यूएन के प्रेशर में हमने जो है क्या बोलते हैं, ये क्या, मनी लॉन्ड्रिंग का कानून बना दिया। अच्छा। लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। तो यूएन के प्रेशर में हमने कानून तो बनाए, लेकिन वो टीथलेस बनाए। अच्छा। इसलिए न मनी लॉन्ड्रिंग रुक रही है, न हवाला कारोबार रुक रहा है। न हवाला कारोबार रुक रहा है तो इसकी वजह से फिर अराजकता बढ़ती जा रही है। भारत में ये देखिए 30 कानून है। अब ये देखिए लिस्ट आपको ये ऊपर से नीचे लेके, ये 30 हाँ, कानून है जो मैरिज और डाइवर्स के हैं। अच्छा। हम इसको आराम से 1 नेशन 1 लॉ बना सकते हैं। अच्छा। एक कानून बना दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसी में चैप्टर वाइज 10 चैप्टर डाल दें। चैप्टर 1 एज ऑफ मैरिज, चैप्टर 2 ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, चैप्टर 3 प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, चैप्टर 4 एडॉप्शन, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, ऐसे 10 चैप्टर बनाकर आराम से। लेकिन अभी हम 30 कानून चला रहे हैं भारत में, अलग अलग 30 कानून चल। एक ही होना चाहिए। ये पूरी लिस्ट देखिए 30 कानूनों की, ये सब अलग अलग कानून है। ये कानूनों का नाम लिखा हुआ है। अच्छा। ये भारत में आज भी चल रहा है। भारत में क्या बोलते हैं, हमने गुलामी के निशान को हमने कंटिन्यू करने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट बना दिया। हमने गुलामी के जो हमारे काशी मथुरा तोड़े गए उसको हम रिस्टोर न कर पाए, उसके लिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया। वाह भाई वाह। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी का निशान बना रहे, उसके लिए हमने एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट बना दिया। चीन भी गुलाम था जापान का। हम लोग अंग्रेजों के थे, चीन जापान का। जी जी। जैसे चीन आजाद हुआ, उसने पहला काम किया कि जापानियों के नाम पे सारे सड़क मोहल्ले हटा दिए। कोई गली नहीं, न सिलेबस में रखा, न कंटेंट में रखा। और कुछ लोगों ने जो चीन के लोगों को ज्यादा परेशान किया था, जैसे हमारे देश में बाबर ने परेशान किया था, औरंगजेब ने परेशान किया था, आंध्रा तेलंगाना में रजाकारों ने परेशान किया था, निजामों ने परेशान किया था। ऐसे उन्होंने 15 लोगों के स्टेच्यू बनाया है। ठीक है, एक म्यूजियम बना रखा है। और वहां पे लोग घूमने आते हैं, तो वहां पे 3 कंडीशन है कि जब आप म्यूजियम में जाओ, थप्पड़ मार सकते हो, चप्पल से मार सकते हो, और आप थूक भी सकते हो। अच्छा। उनके ऊपर। अच्छा अच्छा। मतलब वहां पे जिन लोग जो वहशी दरिंदे थे उनके ऊपर थुकवाते हैं, सरकार वहां थुकवा रही है,
चप्पल मरवा रही है, थप्पड़ मरवा रही है। और हमारे देश में एंशिएंट मोनूमेंट एक्ट बना के दिया है कि नहीं, अगर आप जो गुलामी के हमारे वहशी दरिंदे थे, अगर उनके ऊपर चप्पल मारोगे, कुछ करोगे, तो आपको 3 साल की सजा हो जाएगी। वाह भाई। ये भारत और उसका डिफरेंस है। भारत में जासूसी चल रही है, 1923 वाला अभी तक ऑफेंस चल रहा है जी। एक इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ जी। ये है आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट 1959। हाँ हाँ, ये पहली बार बनाया अंग्रेजों ने। वो तो कुछ 1800 जी। क्यों बनाया उन्होंने? जब अंग्रेज आए तो उनको पता चला कि भारत के प्रत्येक परिवार में लाठी है, भाला है, गड़ासा है, त्रिशूल है, तलवार है। हमारे देश में एक सिस्टम ये था कि जो हमारे त्योहार होते थे ना, तो जिसका त्योहार होता था, फेस्टिवल होता था, उसके शस्त्र को लेके लोग निकलते थे। अच्छा। जैसे शिवरात्रि है जी, तो शोभा यात्रा निकले तो लोग 7 फीट 8 फीट का त्रिशूल लेके निकलते थे। जी 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 जी। दुर्गा जी की शोभा यात्रा है नवरात्रि में, तो आगे आगे दुर्गा जी की मूर्ति रख लिया और पीछे पीछे 200 लोग 300 लोग तलवार लेके निकलते थे। राइट। हनुमान जी की शोभा यात्रा है, हनुमान जी की जयंती पे, तो पीछे से लोग गदा लेके 7 फीट 8 फीट का गदा लेके निकलते थे। जी। भगवान श्री राम की शोभा यात्रा है, तो इस तरीके से एक हमारे यहाँ कस्टम था, सिस्टम था। तो अंग्रेज बड़े परेशान हुए, बोले अच्छा ये तो जो है ये तो कभी भी हमला कर देंगे, इनको कैसे करेंगे? उन्होंने कानून बना दिया। पहले 1861 में पुलिस एक्ट बनाया, जो आज भी चल रहा है, कि हम लोगों को पीटने के लिए कानून बना था ये 1861 में। दूसरा बोले पुलिस तो एक्ट तो बना दिया, लेकिन अभी भी इनके पास बहुत हथियार है, तो इनको कैसे, इनको निहत्था बनाना है। निहत्था बनाना तो क्या करना, एक कानून बनाओ कि 6 इंच से बड़ा कोई भी इस तरीके की चीज रख ही नहीं सकता। और एक सबसे इंटरेस्टिंग, जिसपे आज तक कभी चर्चा ही नहीं हुई, और महाराष्ट्र स्पेसिफिक बात बताता हूँ आपको जी। गणेश जी का मुख्य शस्त्र है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी मीन्स फरसा। जी जी। लाइक जैसे परशुराम जी का ना गड़ासा। वो उन्होंने कुम्हारों को बोल के गणेश जी के हाथ से फरसा ही गायब करा दिया। अच्छा। और आज भी महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा फेस्टिवल गणेश फेस्टिवल होता है, जी। उसमें 90% गणेश जी के हाथ में फरसा नहीं होता। अच्छा, ट्रेडिशन बना दिया उन्होंने। वो पुराना चला आ रहा है, चलता जा रहा है। गणेश जी के हाथ में मोदक है, गणेश जी के हाथ में आशीर्वाद है जी। ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं, एक हाथ में मोदक है, सब कुछ है, लेकिन उनकी कुल्हाड़ी गायब करवा, शस्त्र नहीं है। पहले महाराष्ट्र में जब गणेश पूजा होती थी, गणेश जी की शोभा यात्रा निकलती थी, तो उनकी कुल्हाड़ी रखी जाती थी। आज की डेट में नहीं है। आप कल्पना करिए, गणेश जी के फेस्टिवल पे कितनी बार पत्थरबाजी हुई है ना? क्यों? क्योंकि शस्त्र विहीन है। अगर गणेश जी के जहां पंडाल लगा हुआ हो, वहीं 20-50 कुल्हाड़ी रखी हो, वहां पे पूजा हो उसकी, या शोभा यात्रा में लोग गणेश जी का शस्त्र लेके निकले, तो किसी की हिम्मत नहीं है पत्थर फेंकने की। जी बिल्कुल। अगर परशुराम जी की शोभा यात्रा पे लोग परशुराम जी का फरसा लेके निकले साथ साथ, किसी की हिम्मत नहीं पत्थर फेंकने की। जी बिल्कुल। दुर्गा जी की शोभा यात्रा में लोग अगर तलवार लेके निकले, किसी की हिम्मत नहीं है। तो हमें निहत्था बना दिया, निहत्था बना दिया। इसलिए मैं कहता हूं इन कानूनों को बदलना पड़ेगा। भारत को अगर वास्तव में स्वतंत्र बनाना है, भारत को सुरक्षित बनाना है, तो ऐसे लगभग 50 कानून हैं जो अंग्रेजों के बाद बने हैं, हमारी पार्लियामेंट में बने हैं। इन कानूनों को खत्म करना पड़ेगा, तब भारत सुरक्षित बनेगा। करप्शन हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। आई थिंक रूट कॉज हर चीज का रूट कॉज करप्शन है। और करप्शन को खत्म करना इतना कोई मतलब इतना असंभव काम नहीं है। जितने भी आपके इलीगल काम होते हैं, जैसे आतंकवादियों की फंडिंग कैश में होती है, अलगाववादियों की फंडिंग कैश में होती है, नक्सलियों की फंडिंग कैश में होती है, माओवादियों की फंडिंग कैश में होती है, ड्रग स्मगलिंग कैश में होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैश में होती है, भाड़े पे हत्या कैश में होती है, किडनैपिंग का पूरा कारोबार कैश में होता है। राइट। थाने का भ्रष्टाचार कैश में है, तहसील का भ्रष्टाचार कैश में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भ्रष्टाचार कैश में है, हवलदार कैश में लेता है, पेशकार कैश में लेता है, तहसीलदार कैश में लेता है। जितने भी अपराध होते हैं सारे कैश में होते हैं। अच्छा। ऑनलाइन मतलब थ्रू बैंक बहुत कम होते हैं। हमारे पूर्वज कहते थे ना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जी। यानी अगर आपको कोई चीज खत्म करना है तो उसको जड़ से खत्म करो। जी। अगर कैश ट्रांजैक्शन को हम खत्म कर दें, लिमिट कर दें, खत्म तो नहीं लिमिट कर दें, तो भारत में करप्शन खत्म हो जाएगा। ये पूरी दुनिया का सिस्टम है। जितनी बड़ी नोट होती उतना ज्यादा हवाला होता है। अच्छा। जितनी बड़ी नोट होती उतना ज्यादा क्राइम होता है। जितनी बड़ी नोट होती उतना ज्यादा करप्शन होता है। इसलिए यूरोप वगैरह में मैक्सिमम जो साइज है उनकी 100 है, करेंसी की साइज 100 है। यूएस में जो मैक्सिमम करेंसी की साइज वो भी 100 है। 100 है।
पूरे यूरोप में भी है, पाउंड भी उनका 100 का है। जी। हमारे देश में पहले 2000 था, चलो खत्म हो गया, 1000 खत्म हो गया, अभी भी 500। आप देख लो जितने छापे पड़ते हैं, चाहे नेता के यहाँ छापा पड़ रहा हो, किसी इंजीनियर के यहाँ छापा पड़ रहा हो, 500 200 भी नहीं, 500। भारत में 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत ही नहीं अभिजीत जी। वित्त मंत्रालय और आरबीआई के आंकड़े हैं, कहते हैं कि भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। और जो लोग 100 रुपए से पर डे ज्यादा खर्च करते हैं, उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ है। तो फिर 100 रुपए से बड़ी नोट की चाहिए क्यों? ये 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 25% करप्शन खत्म हो जाएगा। अच्छा, उधर ही अगर हम 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दें, 25% करप्शन और खत्म हो जाएगा। अगर हम प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दें, 25% करप्शन और खत्म हो जाएगा। और अगर हम नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दें और करप्शन को हम देशद्रोह घोषित कर दें। देशद्रोह, करप्शन वेजिंग वॉर है। करप्शन हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। बिल्कुल। करप्शन हमारे देश की एकता अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जी। जाति का जो जहर घोलते हैं उनको फंडिंग आती है, कैश में आती है। भाषा का जो जहर घोलते हैं, हमें आपस में लड़ाते हैं, उनकी फंडिंग आती है, कैश में आती है। जो क्षेत्र का जहर घोलते हैं, वो फंडिंग आती है, कैश में आती है। ये जितनी नेताओं की दुकानें चल रही हैं, ये सब कैश में चल रही हैं। भारत में अगर करप्शन खत्म कर दें तो 90% पॉलिटिकल पार्टियां खत्म हो जाएंगी। आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टी बन इसलिए रही है क्योंकि पॉलिटिक्स सबसे बड़ा फायदेमंद धंधा है, बिजनेस है, सबसे बड़ा बिजनेस है। 5 करोड़ लगाओ, 50 करोड़ कमाओ 5 साल के अंदर। ये हो रहा है जी। 50 करोड़ लगाओ, 500 करोड़ कमाओ, मतलब इतना प्रॉफिटेबल धंधा हो चुका है। और इसको अगर हमने नहीं रोका ना, तो जैसे हमारी हस्ती और बस्ती बाकी स्थानों से मिटी है, भारत से भी मिट जाएगी। अफगानिस्तान में दुर्योधन का ननिहाल था, एक भी हिंदू नहीं बचा। पाकिस्तान राजा भरत का ननिहाल माता कैकेयी आई थी, एक भी हिंदू नहीं बचा जी। बांग्लादेश ईस्ट बंगाल कहलाता था, एक भी हिंदू नहीं। हिंदू खत्म, लगभग खत्म होते जा रहे हैं जी। भारत के 9 राज्यों से हिंदू खत्म हो चुके हैं। 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए हैं। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। डेमोग्राफी जिस तेजी के साथ बढ़ रही है, शायद हमारे नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार फ्यूचर को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम जा कहाँ रहे। हमारी हस्ती भी मिटी है, हमारी बस्ती भी मिटी है। अगर अभी भी करप्शन नहीं रोका, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं रोका, लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग्स जिहाद नहीं रोका, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद नहीं रोका, तो अगले 25 साल के बाद विकास नहीं विनाश होगा। ये मैं चाहता हूं कि न हो जी। बिल्कुल। मैं चाहता हूं मेरी बात गलत हो जाए जी। लेकिन आंकड़े जिस हिसाब से बता रहे हैं, उससे लग रहा है कि 25 साल के बाद 2047 में वही होगा जो 1947 में हुआ था। तो इस समय हम जो विकास कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, जो भी हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं, वो सब किसके लिए कर रहे हैं? देखिए, विकास करने से अगर शांति आती तो फ्रांस नहीं जलता जी। वही ना। अगर हथियार रखने से शांति आती तो अमेरिका का वो शहर है, कौन सा, लॉस एंजल्स से 1 हफ्ते से लगातार जल रहा है। हाँ, लॉस एंजल्स जल रहा है, 1 हफ्ते से जला है जी। यूरोप की क्या पोजीशन हो रखी है, लंदन की क्या स्थिति हो रखी है, आज की डेट में वहां पे क्या चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये और विकास करने से अगर शांति आती तो पंडित नंदराम टिक्कू को अफगानिस्तान छोड़ के भागना नहीं पड़ता। वो प्रधानमंत्री थे, बहुत विकास किया था, बहुत कुएं बनवाए, खूब बावड़ी बनाई, खूब तालाब बनवाए, खूब वहां पे जगह जगह धर्मशालाएं बनाई, खूब लंगर चलवाए, खूब किया था। 15 साल के बाद उनको खदेड़ दिया गया। जब तक वो पाक नापाक की सोच खत्म नहीं होगी, जब तक ये जहर जो घोला जा रहा है वो नहीं होगा, और जब तक हिंदुओं की संख्या जो घट रही रुकेगी नहीं, तब तक देश सुरक्षित नहीं होगा। मैं एक बात जरूर ये कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भारत के संविधान में सेकुलर शब्द है इसलिए भारत सेकुलर है। ये गलत है। भारत तब तक सेकुलर है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है जी। जिन 9 राज्यों में और 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए, वहां सेकुलरिज्म काम नहीं करता। भारत में संविधान का उपयोग करके संविधान को खत्म करने की बहुत गंभीर साजिश चल रही है। अच्छा। भारत के डेमोक्रेसी को यूज करके डेमोक्रेसी को खत्म करने की बहुत सीरियस गंभीर साजिश चल रही है जी। भारत के सेकुलरिज्म को यूज करके सेकुलरिज्म को खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है जी। भारत में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी तब तक है
जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं इस संविधान के कारण नहीं है। भारत की सेना विद्रोह नहीं करती क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है, नहीं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की और अफगानिस्तान की सेना आए दिन विद्रोह करती रही। जी जी जी। भारत में डेमोक्रेसी चल रही क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं, नहीं तो हमारा ही पड़ोसी राज्य अफगानिस्तान है, वहां आतंकवादी संगठन आज की डेट में देश पे शासन कर रहे हैं। भारत में अगर जो चीजें ठीक चल रही हैं उस संविधान के कारण नहीं है, वो हिंदुत्व के कारण चल रही है। हिंदुओं का ऐसा स्वभाव है। हिंदू नहीं तो एक मैं आपको घटना बताता हूं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे से लिखा है इक्वलिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज तो रोज बोलते रहते हैं कि भारत में सब लोग एक समान है, सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। इसी बात को सुन के पाकिस्तान के एक जज साहब मोटिवेट हो गए। एक दिन उन्होंने भी कोर्ट में कह दिया कि सभी पाकिस्तान के रहने वाले एक समान है और पाकिस्तान में सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। फिर क्या हुआ? उसके बाद मुल्ला मौलवियों ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया, अंदर से सिक्योरिटी ने दरवाजा बंद किया तो वो जो है दीवार फांद के घुस गए। अच्छा। और इतना वहां पे हंगामा किया कि इतना मतलब भगदड़ हुई कि सुप्रीम कोर्ट के जज पाकिस्तान के अपना कोर्ट से भाग के अपने अपने चैम्बर में गए, वहां सेना बुलाई गई और फिर उनको सुरक्षित पिछड़े वाले दरवाजे से बाहर निकाला गया। अच्छा। भारत में तो रोज कहते रहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आज तक सुप्रीम कोर्ट का कहीं कुछ हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक फैसला दिया था, बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया और जब तक जज ने इस्तीफा नहीं दिया तब तक उनको बाहर नहीं जाने दिया। अच्छा। हमारे देश में तो कितने ऐसे फैसले आते हैं जो नहीं पसंद आते, फिर भी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी समझना पड़ेगा कि जब तक हिंदू हैं बहुसंख्यक तब तक ये संविधान है, जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं तब तक सेकुलरिज्म है, जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं तब तक भारत में डेमोक्रेसी है, जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं तब तक इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन है, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ और लिबर्टी ऑफ वर्शिप है। जी। नहीं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में इसमें कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां हिंदू खत्म हो गए। जी बिल्कुल। तो इसलिए इसको देखना जरूरी है। जी। चलिए अश्विनी जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका ये सब समझाने के लिए। बहुत बहुत प्रॉब्लम्स है भारत में, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि हमें जानना ज़रूरी है। हमारी जो जनता है वो जानती भी नहीं है क्या क्या प्रॉब्लम्स है। मैं तो सबसे यही कह रहा हूँ, महीने में एक बार अपने सांसद से मिलिए, महीने में अपने एक बार विधायक से मिलिए। जी भाई देखिए, जो 80 करोड़ जनता जिसको फ्री में राशन मिल रहा है वो इन चीज़ों को नहीं समझेगी ना वो जाके सांसद से बोलेगी। वो तो सांसद विधायक से जाके मिलेगी भी नहीं कि उसको लगेगा अगर मैं जाके कुछ कह दूं तो पता चला हमारा राशन बंद हो गया। जी बिल्कुल। तो 83 करोड़ लोग तो ऑलरेडी राशन पे चक्कर में है। इन विषयों को बोलेगा कौन? इन विषयों को पढ़े लिखे लोग बोलेंगे, समझदार लोग बोलेंगे। अब वो पढ़े लिखे समझदार लोग क्या करते हैं, सुनते हैं वीडियो, अच्छा लगता है, शेयर भी करते हैं। जी। अब उसकी नेक्स्ट स्टेज की जरूरत है। नेक्स्ट स्टेज ये है कि जो उनको ठीक लग रहा है ये बात जाके सांसद को बोल के आना है। सांसद को मजबूर करना है कि भैया 0 आवर में सवाल उठाओ, क्वेश्चन आवर में सवाल उठाओ, प्राइवेट मेंबर बिल पेश करो। मैं तो पब्लिकली कई बार कह रहा हूं और आज आपके साथ आपको भी कह रहा हूं, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक अगर अपने संसद या विधानसभा में कोई सवाल उठाना चाहता है, मैं उसका ड्राफ्ट बना के देने के लिए तैयार हूं। अच्छा। कोई अगर प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना चाहता है, ये विधायकों को भी अधिकार है, सांसदों को भी अधिकार है, कोई कानून बनाने के लिए वो बिल पेश कर सकते हैं। अच्छा। मैं वो बिल बना के देने के लिए तैयार हूँ। जो चाहिए हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। मैं संसद में नहीं हूँ, मैं कोई मंत्री नहीं हूँ कि मैं इन कानूनों को बदलूं। नहीं तो ये कानून बदलने में कोई 10-20 साल नहीं चाहिए। ये सारे कानून जो है बड़े आराम से बदले जा सकते हैं। हमारे पास इतनी मैन पावर है, इतने रिटायर्ड जजेस हैं कि अगर हम सारे एक एक करके जजों को लगा दें एक एक काम पे, तो साल भर के अंदर सारे कानून बदल सकते हैं। सारे बदल सकते हैं, सारे बदल सकते हैं। और हम सारे कानूनों को दुनिया का सर्वोत्तम कानून बना सकते हैं। ये हमारे पास हमारे पास वर्ल्ड क्लास हाईवे है, वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे है, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट है, वर्ल्ड क्लास मिसाइल है, जी, वर्ल्ड क्लास सैटेलाइट है, सब कुछ वर्ल्ड क्लास है। दुर्भाग्यवश हमारे पास एक भी वर्ल्ड क्लास सिस्टम नहीं है। हमारा पुलिस सिस्टम वर्ल्ड क्लास नहीं, हमारा जुडिशियल सिस्टम वर्ल्ड क्लास नहीं, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वर्ल्ड क्लास नहीं, हमारा एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास नहीं, हमारा इलेक्शन सिस्टम वर्ल्ड क्लास नहीं। एक भी कानून हमारा ऐसा नहीं है जो वर्ल्ड क्लास है। अगर सोचिए, अगर ये सब हम बदल दो, भारत की क्या तरक्की होगी? एकदम तरक्की होगी। भारत से पलायन रुक जाएगा। जी बिल्कुल। हमारी जो पूरी क्रीम है वो भारत छोड़ के क्यों जा रही है?
इससे बचने के लिए। हर व्यक्ति को सुरक्षित चाहिए, तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है भारत को सुरक्षित बनाना। जी। आतंकवादियों ने अभी 26 हमारी बहन बेटियों का शिकार किया, उनका सुहाग उजाड़ दिया, उनका सिंदूर उजाड़ दिया। जी। भारत में जितने लोग आतंकवाद का शिकार होते हैं उससे ज्यादा लोग माओवाद का शिकार होते हैं, उससे ज्यादा नक्सलवाद का शिकार हो जाते हैं। जितने लोग आतंकवाद का शिकार होते हैं उससे ज्यादा नकली दूध, घी, पनीर खा के मर जाते हैं। जितने लोग आतंकवाद का शिकार होते हैं उससे ज्यादा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन के कारण मर जाते हैं। जी। जितने लोग आतंकवाद का शिकार होते हैं उससे ज्यादा रोड एक्सीडेंट के कारण मर जाते हैं। बिल्कुल। जितने लोग आतंकवाद का शिकार होते हैं उससे ज्यादा लोग पुलिस की प्रताड़ना से, पुलिस के टॉर्चर से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। ओह। जितने लोग आतंकवाद का शिकार होते हैं उससे ज्यादा वो तहसील के भ्रष्टाचार से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। जितने लोग आतंकवाद का शिकार होते हैं उससे ज्यादा तारीख पे तारीख से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। जितने लोग आतंकवाद का शिकार होते हैं उससे ज्यादा लेखपाल, पटवारी से परेशान होकर, थानेदार, तहसीलदार से परेशान होकर, हवलदार से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। जितने लोग आतंकवाद का शिकार होते हैं उससे ज्यादा फर्जी SC ST केस से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। जितने आतंकवाद का शिकार होते हैं उससे ज्यादा फर्जी दहेज के केस से परेशान होकर आत्महत्या कर। हाँ, ये भी तो है। ये जो फर्जी केस चल रहा है इसको रोका जा सकता है। फर्जी शिकायत हो रही है, क्यों? क्योंकि फर्जी शिकायत करना कोई सीरियस क्राइम नहीं है। फर्जी FIR हो जा रही है। आप मतलब आज की डेट में किसी का कैरियर बर्बाद करने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, बस 1 लाख रुपए दे दो वो फर्जी शिकायत कर देगा। 1 लाख रुपए थानेदार को दे दो वो फर्जी FIR कर देगा उसी फर्जी शिकायत के आधार पे। उसके आधार पे 1 लाख रुपए IO को दे दो जो जांच करता है, वो फर्जी जांच करके चार्जशीट भी तैयार कर देगा। अच्छा। उसके बाद 2-3 लाख रुपए में फर्जी आपके गवाह तैयार हो जाएंगे। 1-2 लाख रुपए वकील को दे दो जो आपकी अच्छी बहस कर दे, और 2-3 लाख रुपए जज को दे दो जो फर्जी फैसला दे दे। टॉप टू बॉटम। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय बिक रहा है, बस खरीदने वाला चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। जो कचहरी होती है, जिला अदालतें जो होती हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। थाना जो है हमारा वो दलाली का अड्डा बना हुआ है। कायदे से थाना हमारा प्राथमिक सिक्योरिटी सेंटर होना चाहिए, प्राथमिक सेफ्टी सेंटर होना चाहिए, जहां आदमी को लगे यार मैं थाने आ गया हूं, मैं सिक्योर हूं, मैं सेफ हूं, और हमारे साथ कुछ गलत होगा तो यहां से हमें न्याय मिल जाएगा। वो दलाली का अड्डा बना हुआ है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। तो करप्शन हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। जी। और करप्शन को खत्म करने का एक ही तरीका है, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाए, झूठ को सीरियस क्राइम डिक्लेयर किया जाए, और भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करें, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करें, देशद्रोह घोषित करें, भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करें, उनकी नागरिकता खत्म करें, उनको आजीवन कारावास फांस दें। एक विषय पे मैं आपको बताना चाहूंगा। 3 दिन पहले चंद्रबाबू नायडू जी का बयान आया है। उन्होंने बोला है कि 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होनी चाहिए, तो एक हमें समर्थक मिल गया है। अच्छा। उन्होंने बोला है, पब्लिक स्टेटमेंट दिया है कि 100 रुपए से बड़ी जो ये नोट है, ये जब तक ये नहीं बंद होगी करप्शन खत्म नहीं होगा। मेरा मानना है अब टाइम आ गया है कि इस विषय पे संसद में उठाएं। जब सभी सांसद एक सुर से बोलेंगे भाई 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करो, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद, तो बंद हो जाएगी। हाँ, बंद हो जाएगी। जी। और अगर अभी नहीं बंद हो जाएगी तो फिर कब बंद होगी? अगर मोदी जी नहीं बंद करेंगे तो कब बंद होंगे? आप जरा सोचिए कि दुनिया का सबसे मेहनती और ईमानदार प्रधानमंत्री हमारा है। जी बिल्कुल है। हमारे गृह मंत्री दुनिया के सबसे मेहनती, ईमानदार, सबसे मेहनती गृह मंत्री है। दुनिया के सबसे ईमानदार राष्ट्रपति हमारे पास, दुनिया के सबसे मेहनती ईमानदार उपराष्ट्रपति हमारे पास, ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा जज हमारे पास, दुनिया में सबसे ज्यादा सांसद विधायक हमारे पास, दुनिया में सबसे ज्यादा पार्षद प्रधान हमारे पास, दुनिया में सबसे ज्यादा मठ मंदिर हमारे पास, दुनिया में सबसे ज्यादा कथावाचक हमारे पास। लेकिन एक रत्ती भर भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है, एक रत्ती कम नहीं हो रहा है। दलाली वैसे ही चल रही है, घूसखोरी वैसे ही है, कमीशनखोरी वैसे ही है, मिलावटखोरी वैसे ही है, कालाबाजारी वैसे ही चल रही है, नशा तस्करी एज इट इज है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानव तस्करी एज इट इज चल रही है। कम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये भ्रष्टाचार अपराध व्यक्ति से नहीं कम होता, सिस्टम से होता। जी बिल्कुल। डॉक्टर अच्छा हो लेकिन दवाई गड़बड़ हो तो बीमारी ठीक नहीं होती। बिल्कुल। ड्राइवर अच्छा हो, गाड़ी खराब हो तो यात्रा सुरक्षित नहीं होती। जी।
सिस्टम बदलना पड़ेगा। जब तक सिस्टमेटिक रिफॉर्म नहीं करेंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। इसी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट रहता हूँ, सैटरडे संडे घूमता रहता हूँ, देश भर में भ्रमण करता रहता हूँ जी। आपको धन्यवाद देता हूँ। आप जैसे और भी लोग जो इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, जो चीज़ों को जन जन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जी जी, मैं आशा करता हूँ कि हम सब लोग मिल के इस तरीके से काम करेंगे तो बहुत जल्दी ही समाज में बदलाव आएगा और हमारी आने वाली जनरेशन भारत छोड़ के नहीं जाएगी, भारत में रहेगी, एक सुरक्षित भारत बनेगा। तो सब लोग यहीं रहेंगे, कोई दुबई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या सिंगापुर प्लान नहीं करेगा। जी बिल्कुल। बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद।